हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप लोगों ने एईसी पेपर फर्स्ट में MIL हिंदी सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये महामैराथन सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चे, हम लोग आज के इस महामैराथन सेशन में 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देख लेते हो तो आप लोगों के पेपर में जो 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनाने के लिए पूछा जाता है, इस क्लास से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी ये आपको टाइम से मिल सकेगा। इसके साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सकेगा। इसके साथ साथ PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। अब आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर बी पर। ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे आपसे परीक्षा में जो है 4 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप बनाने के लिए पूछेगा, जिसमें आपको 6 गो क्वेश्चंस दिया जाएगा। ठीक है, इस 6 गो में से बच्चे आपको क्या करना है, 4 गो क्वेश्चन बनाना है। अब वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा रहने वाला है, जैसे कि देखिए लिपि के विकास के बारे में बात करते हैं। लिपि के विकास क्रम पर आपको टिप्पणी करना है एक शॉर्ट्स में। तो कैसे बच्चे जो है लिपि का विकास हुआ, आइए हम इसको समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिपि की, तो वैसे तो माना जाता है कि जो लिपि का विकास है यह कई सारे जो है लिपियों से होता है, जैसे कि आपका चित्रलिपि हो जाता है, सूत्रलिपि हो जाता है, प्रतीकात्मक लिपि हो जाता है। इसके बाद जो आपका भाव मूलक लिपि है, भाव ध्वनि मूलक लिपि है और इसके बाद ध्वनि मूलक लिपि है। तो इस तरीके से जो है आपने क्या देखा कि कई सारी लिपियां जो कि विकास के क्रम में देखने को मिली है। लेकिन काफी सारे विद्वानों की मान्यता है कि चित्रलिपि के माध्यम से ही क्या होता है, तो मनुष्यों ने जो है लिखना आरंभ किया था। जब चित्रलिपि जो कि आपकी सिंधु लिपि है बच्चे, चित्रलिपि किसको कहते हैं, तो सिंधु लिपि को कहा जाता है। और सिंधु लिपि के माध्यम से ही जो क्या होता है, तो मनुष्य ने क्या किया, तो लिखना प्रारंभ कर दिया। जब वहां से लिखना प्रारंभ हो गया तो धीरे धीरे जो है लिपि के विकास का क्रम आगे बढ़ता गया। लिपि के विकास के क्रम में जो है ध्वनि मूलक लिपि जो रही है यह काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो लिपियां रही है वो लिखित तौर पर रही है। ठीक है, चित्र के रूप में रहा तो कुछ सांकेतिक रूप में रहा, समझ गए ना। लेकिन जो ध्वनि मूलक लिपियां रही है प्यारे बच्चे, यह लिपि के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहला जो है वो आपका अक्षरात्मक लिपि है और दूसरा जो है आपका वर्णात्मक लिपि है। अब अक्षरात्मक लिपि क्या होता है और वर्णात्मक लिपि क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अक्षरात्मक लिपि की बच्चे, तो इस लिपि के चिन्हों को जो है इस लिपि के चिन्हों को अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं हम लोग बच्चे, अक्षर के द्वारा। जो भी चीजें जो है इस लिपि में लिखी जाती है अक्षरों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो क लिखना है तो क जो लिखा जाता है यह क हलंत अ से मिलाकर बनाया जाता है। तो यहां पर जो ये अ है और यहां पर जो ये क है हलंती वाला, ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपका अक्षर हो जाता है और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाता है प्यारे बच्चे, तो एक जो है लिपि का निर्माण करता है। समझ गए ना। इस तरीके से आप देखोगे कि जो आपकी अक्षरात्मक लिपि है इसमें कई सारी लिपियां शामिल होकर आती है। जैसे आपकी देवनागरी लिपि हो जाती है, इसके बाद अरबी और फारसी लिपि हो जाती है, बांग्ला लिपि हो जाती है, गुजराती लिपि हो जाती है, उड़िया और असमिया लिपि, इसके बाद तेलुगु लिपि हो जाता है। ये सब जो है प्यारे बच्चे आप देखोगे कि इसको जो लिखने का क्रम है यह एक अक्षरात्मक लिपि के आधार पर लिखा जाता है। इसी में आपका दूसरा नंबर जो आ जाता है वह है वर्णात्मक लिपि। अब वर्णात्मक लिपि क्या होता है, तो देखो वर्णात्मक लिपि में आपको जो है प्रत्येक वर्ण के लिए जो है अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ABCD लिखते हैं तो देखिए यहां पर A लिखे हैं तो ये एक अलग है, B लिखे भाई इसका भी अलग एक अपना रूप है, C लिखे इसका भी एक अलग रूप है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कहोगे कि जो वर्णात्मक लिपि है यह एक मूल विशेष वर्ण पर आधारित है, जिसमें आप जितने वर्णों को व्यक्त करेंगे वह अलग अलग तरीके से व्यक्त होगा, अलग अलग लिपियों में व्यक्त होगा। समझ गए। इसमें आपका जो है रोमन लिपि आ जाता है। कौन सा लिपि आ जाता है बच्चे, अंग्रेजी की रोमन लिपि आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा A B C, सभी अलग अलग तरीके के वर्णों के साथ क्या हो रहा है, व्यक्त हो रहा है।
समझे ना। यहां पर आपको कहीं से किसी का मिश्रण देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसा कभी देखे हो कि मान लीजिए एफ लिखना है तो हम ई करते हैं कि चलो इसमें जो है के को भी शामिल कर लेते हैं, ऐसे करके एफ लिखते हैं, नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए यहां पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी में यहां पर अक्षरात्मक लिपि में लिखा था क लिखना है तो हम इसमें दूसरे वर्णों को भी शामिल कर लेते हैं, क हलंत अ आया, ठीक है। तो यहां पर एक देखो एक अलग से दूसरा वर्ण भी शामिल हो जाता है। लेकिन वर्णात्मक लिपि में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे हम तो भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक आदर्श लिपि भी माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे? आपका वर्णात्मक लिपि जो है यह एक आदर्श लिपि के रूप में भी माना जाता है। इसके अंतर्गत आपको अंग्रेजी के जो है रोमन लिपि देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर जो है देवनागरी लिपि, अरबी, फारसी, बांग्ला, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, ये सब आपको अक्षरात्मक लिपि में देखने को मिलता था। वैसे ही जो है वर्णात्मक लिपि में आपको कौन सी लिपि दिखेगी? रोमन लिपि दिखेगी। तो आप लोग इस तरीके से जो है लिपि के विकास क्रम को लिख सकते हैं जब आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। और ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस भी रहने वाला है। आप बिहार के या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस भारत की प्राचीन लिपियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपने बहुत सारी लिपियों के बारे में देखा है, ये तो एक लिपि का आधार रहा है जहां से लिपियां विकसित हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत के प्राचीन लिपियों की तो देखो भारत में वैसे तो कई सारी लिपियां हुई, क्योंकि भारत में आप देखोगे कि अनेकों क्षेत्र जहां पर अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। पूरे भारत में भारतीय संवैधानिक मान्यता अनुसार जो है 22 भाषाओं को मान्यता मिली है और हर भाषा की एक अपनी अपनी क्या होती है बच्चे? तो एक लिपि होती है। समझ गए ना? उसे अपनी अपनी लिपि में, जैसे मान लीजिए पंजाबी है उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, फारसी है उसको क्या कहते हैं बच्चे, सॉरी क्या कहते हैं, उर्दू है तो उसको किस लिपि में लिखा जाता है बच्चे? तो आपके फारसी लिपि में लिखा जाता है। समझ गए ना? इसके बाद आपका जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी को हम लोग किस भाषा में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। संस्कृत है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। समझ गए ना? तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं बच्चे उसको क्या किया जाता है? तो अलग अलग लिपियों में व्यक्त किया जाता है। अब इसके संबंध में कई सारे ग्रंथों के माध्यम से जो है हमें जानकारी मिल पाती है। जैसे हम कुछ बौद्ध धर्मों की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद कुछ जैन धर्म के ग्रंथों की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था जिसका नाम था प्यारे बच्चे ललित विस्तार। क्या नाम था? आप कहोगे सर ललित विस्तार नाम का एक ग्रंथ था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो है लिपियों के 64 प्रकार के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार का लिपि? ललित विस्तार में 64 प्रकार का लिपि बताया गया है। वहीं पर यहाँ जैन धर्मों की बात करते बच्चे तो देखो जैन धर्म का एक पुस्तक था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? तो पन्नवना सूत्र। क्या नाम था बच्चे? पन्नवना सूत्र नाम था इसका। और इसमें बताया गया कि 18 प्रकार की लिपियां हैं। तो इस तरह से जो है आपको कई सारे लिपियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। और देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको ललित विस्तार पुस्तक के बारे में बताया था जो कि आपके जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता था, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। इसमें मूल रूप से जो है 64 लिपियों का वर्णन मिलता है और सबसे पहला लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि को माना गया और दूसरा नंबर पर आपका खरोष्ठी लिपि आता है। तो इसलिए जो है भारत की प्राचीन लिपियों की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ते हैं। वैसे देखिए आपकी जो ब्राह्मी लिपि है यह अधिकांश लिपियों की जननी भी मानी जाती है। तो आइए हम लोग बारी बारी से ब्राह्मी लिपि के बारे में पहले समझेंगे और फिर खरोष्ठी लिपि के बारे में समझेंगे। क्या इस दोनों का अर्थ है, जरा इस पर फोकस करते हैं। अगर बच्चे हम बात करें ब्राह्मी लिपि की तो देखो ब्राह्मी लिपि जो है यह भारत की सबसे प्राचीन और सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपियों में से एक मानी जाती है। इसका विकास क्रम ऐसा माना जाता है कि बस्ती जिला के पिपरावा के स्तूप तथा अजमेर जिला के जो है बडली गांव के शिलालेख से प्राप्त होता है। कौन कौन से क्षेत्र से इसका जो है एक साक्ष्य प्राप्त होता है बच्चे? तो इसके जो साक्ष्य के बारे में बताया गया है कि बस्ती जिला के पिपरावा गांव से पिपरावा का एक स्तूप था वहां से, इसके बाद जो है अजमेर जिला में जो है बडली गांव का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, वहां से जो है आपको ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य देखने को मिलता है। इस लिपि का समय जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक का माना जाता है। मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक का जो समय रहा है यह ब्राह्मी लिपि का समय रहा है। और यह लिपि जो है मुख्य रूप से आपको अशोक के काल में जो है काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। इसके बारे में जो है आपको अशोक के कई सारे ऐसे शिलालेख हैं जिस पर आपको ब्राह्मी लिपि देखने को मिल जाएगी। समझ गए? तो इस प्रकार से आप लोग ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दक्षिण में आपको पल्लव लिपि के रूप में विकसित होकर तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम इन सभी को जन्म देने वाली जो लिपि है आपका कौन सा है? तो ब्राह्मी लिपि है। ये ब्राह्मी लिपि तो चलिए इसका एक विकास क्रम हो गया कि कैसे जो है ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ।
इसके बाद जो है यह हमको सबसे पहले देखा कहाँ गया था, इसका समय कब से कब तक रहा था। लेकिन देखिए इसके नामकरण को लेकर प्यारे बच्चे जो है विद्वानों में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला था। कुछ लोगों का कहना था कि इस लिपि को सबसे पहली बार ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए जो है इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चे, तो इसका नाम जो है ब्राह्मी लिपि कर दिया गया। समझ गए ना। लेकिन और भी कई सारे तर्क हैं जिसको लेकर के जो है विद्वानों में काफी मतभेद देखने को मिलती है, और इन सभी मतभेदों के बीच जो है यह माना जाता है कि भाई इस लिपि को जो है सुंदर रूप प्रदान करने का काम ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, तो ब्राह्मी लिपि हो जाता है। समझे। तो इस तरह से जो है आप ब्राह्मी लिपि के बारे में लिखोगे। आगे देखिए खरोष्ठी लिपि की बात करते हैं, तो खरोष्ठी लिपि जो है यह एक प्रकार से कहे तो विदेशी लिपि थी। जैसे कि खरोष्ठी लिपि प्यारे बच्चे जो है आप उर्दू जैसे लिखते हो ना, उर्दू कैसे लिखते हैं, दहिना साइड से बावां साइड की तरफ, वैसे ही जो है आपका खरोष्ठी लिपि भी लिखा जाता है। और ब्राह्मी लिपि जो है आपका बायां साइड से दहिना साइड लिखा जाता है। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि हिंदी वगैरह लिखते हैं ना, तो इस तरीके से आपका ब्राह्मी लिपि व्यक्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं खरोष्ठी लिपि के बारे में कि खरोष्ठी लिपि जो है यह एक विदेशी लिपि थी जो कि उर्दू के तरह जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इसका विकास जो है सीमा आर्मेइक लिपि से जो है माना जाता है। कौन सी लिपि से, आर्मेइक लिपि से माना जाता है, इसलिए हम इसे एक वैज्ञानिक लिपि की संज्ञा नहीं देते हैं। समझे। तो चलिए इस तरीके से आप लोग लिख लोगे भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं उसके बारे में। कौन कौन सी लिपि याद रखोगे बच्चे आप, दो लिपि आपका जो है ब्राह्मी लिपि हो जाता है और खरोष्ठी लिपि हो जाता है। हालांकि भारत में तो आपको बहुत सारी लिपियां देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा सवाल आपसे संक्षेपण की विशेषता के बारे में पूछा जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर बात करें संक्षेपण की, तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई किसी भी गद्यांश पद्यांश को संक्षेप में लिखना जो है वही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। उसको 1/3 भाग में व्यक्त कर दीजिए, वह क्या हो जाएगा, संक्षेपण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए काफी सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अब वो चीजें कौन कौन सी है, जैसे कि देखिए सबसे पहला बात तो संक्षेपण का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है बच्चे, संक्षिप्तता है। मतलब किसी भी चीजों को संक्षेप में लिखना, उसमें जो भी अनावश्यक बातें कही गई है उन सभी बातों को आप क्या करें, वहां से हटा दें। उसका जो है संक्षेपण में कोई स्थान नहीं होता है। साथ में जो है इसका मूल विशेषताएं जो है वह है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने कहने का मतलब यह है कि एक छोटे से पात्र में जो है एक बहुत बड़ी बड़ी बातों को कह देना, मतलब बहुत कम समय तक बोलो और बहुत सारी बातों को व्यक्त कर दो, यही एक संक्षेपण कहलाता है। समझ गए। इसकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता का होना भी बहुत आवश्यक है। यानी कि जब भी आप इसको व्यक्त करते हैं, जैसे मान लो कोई भी आपके सामने एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का आपको संक्षेपण करना है, तो जब आप उसका संक्षेपण लिखते हैं ना, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखना है, ताकि संक्षेपण पढ़ने वाला जो है आपके कहे गए बातों को समझकर उसका एक अर्थ जो है वह पुराने मूल अर्थ से व्यक्त कर सके। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, तो संक्षेपण में जो है मूल भाव पूर्णतः होना चाहिए। मूल भाव कहने का मतलब जो वह एक पूर्ण विस्तार में कहना चाह रहा था और आपने जो संक्षेपण लिखा है उस दोनों का जो मूल भाव होना चाहिए, जो मूल मुद्दा होना चाहिए, वो दोनों मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि कम बातों को पढ़कर पढ़ने वाला जो है उस पूरे बातों को अच्छे से समझ सकेगा। इसके बाद इसके भावों में जो है प्रभाव उत्पादकता का भी होना जरूरी है। प्रभाव उत्पादकता कहने का मतलब जो है कि जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो आप उसे ऐसे लिखें ताकि वह सामने वाले को प्रभावित कर सके। ठीक है, क्या कर सके बच्चे, प्रभावित कर सके। अब ये नहीं कि मतलब संक्षेपण लिखने के लिए कहा तो चलो कुछ जो है 1/3 भाग में लिख देते हैं। अब 30 गो शब्द है, उसका 1/3 भाग 10 गो शब्द में लिखना है, चलो कुछ भी लिख देंगे चलेगा, कोई बात नहीं। देखो संक्षेपण आप ऐसे लिखें ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गए ना। उसका जो है वहां से प्रभाव देखने को मिल सके, उस पर जो है हमारा बात इफेक्ट डाल सके, आपको ऐसे संक्षेपण लिखना है। तो ये पांचों विशेषता किसके बारे में याद रखोगे बच्चे, आप लोग संक्षेपण के बारे में याद रखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा सवाल क्वेश्चंस कहता है बच्चे कि निर्भयता के लिए जो है शुक्ला जी का क्या उपाय बताया है। निर्भयता, ये आप एक भय चैप्टर पढ़े होंगे, यूनिट नंबर आपके 2nd में था, जो कि एक आपका जो है निबंध लेखन है। समझ गए ना। भय में प्यारे बच्चे जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन कौन से उपाय बताए हैं इसके बारे में आपको बताना है। अब निर्भयता को लेकर जो है शुक्ला जी के उपाय को अगर हम समझेंगे तो देखिए, डर, भय का मतलब क्या होता है, डर होता है। और डर कब होता है, जब कोई वैसी परिस्थितियां आ जाती है, अचानक मान लीजिए कोई कुछ हो गया, तो वैसी स्थिति में इनका कहना है कि देखो सुख और दुख जो है ये मानव के जीवन का क्या है, तो 2 पक्ष है। और आप भी जानते हो कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
अगर आप बहुत सुख से अपना जीवन बिता रहे हो तो ये मत भूलो कि कभी आपके जीवन में दुख था या दुख आ सकता है, समझ गए। और कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन कष्ट में बिता रहा है तो उसे इस बात को कभी मत भूलना चाहिए कि यार जो अगर कष्ट है हमारे जीवन में, एक दिन सुख में भी परिवर्तन होगा। अगर मान लो कि सुख हमारे पास नहीं टिक सकता तो दुख की क्या औकात है जो हमारे पास टिकेगा, वो भी एक दिन भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सुख और दुख जो है यह मानव जीवन का क्या है बच्चे, दुगो पक्ष है। मनुष्य अपने जीवन के कर्म के क्षेत्र में जो है जिस प्रकार सुख पाने का प्रयास करता है उससे कहीं ज्यादा प्यारे बच्चे जो है वो अपने दुख के आतंक से मुक्त होने का प्रयास करता है। और इसीलिए जो है निर्भयता जो है क्या कहा जाता है, तो प्रयत्न का एक साध्य माना जाता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने दुखों से निर्भीकता पूर्वक लड़ेंगे तभी जाकर आपकी दुख क्या हो पाएगी बच्चे, समाप्त हो पाएगी। और आपका जब दुख समाप्त होगा फिर सुखों का आगमन हो जाएगा। निर्भयता के संपादन के लिए शुक्ला जी ने दो तरह की बातें बताई है, और वो दो तरह की जो बातें हैं एक तरीके से आप कह सकते हो कि निर्भयता को दूर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए वो दो उपाय है, जिसमें इन्होंने सबसे पहला बात बताया है कि दूसरों को हमसे जो है किसी भी प्रकार का भय या कष्ट नहीं होना चाहिए। जब भी हम कहीं भी, हमारी सबसे पहली तो ये सोच होनी चाहिए कि कभी भी हमारी वजह से जो है किसी दूसरे व्यक्ति को डर का भाव नहीं होना चाहिए, या फिर किसी बातों को लेकर उसे जो है कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो शील और आकृष्ट आचरण से लोगों के मन में जो है आशंका दूर करना होगा। समझ गए ना, एकदम अपनी जो भावनाएं हैं कुछ इस प्रकार से बनानी होगी जो बिल्कुल क्या हो, विवेकशील हो। आपको लगे जब कोई व्यक्ति सामने से देखे तो ऐसा लगे कि नहीं, इस व्यक्ति से हमें जो है मिलकर रहना चाहिए, घुलनशील होकर रहना चाहिए। ये जो लोगों के अंदर आशंकाएं रहती है आज के, खास तौर पर आज के जमाने में, आज का एक ऐसा समय दौर चल रहा है जहां पर लोगों पर विश्वास करना तो समझो क्या है, बहुत कठिन है। लोग अपने आप पर यहां विश्वास नहीं कर पाता है, समझ गए ना। लेकिन आपको क्या करना है, अगर इस तरह का भय अपने मन से भगाना है तो क्या करना होगा, तो अपने आचरण में परिवर्तन लाना होगा, अपने आचरण को आकृष्ट बनाना होगा, विवेकशील खुद को बनना होगा। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, तो भय का जो आतंक है प्यारे बच्चे, इससे आप मुक्त हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि देखिए एक उंगली माल डाकू के बारे में आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं, उंगली माल डाकू और गौतम बुद्ध। बताइए कि एक ऋषि गौतम बुद्ध उंगली माल जैसे डाकू को भी क्या किया बच्चे, तो मुनि बना दिया, ऋषि बना दिया, आतंक से दूर करवा दिया। समझ गए ना, कैसे किया उन्होंने, अपने अंदर जो है एक व्यवहारिक गुण ला करके उसको सिखाया, उसको बताया कि देखिए व्यक्तित्व क्या होता है। वैसे व्यक्ति जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उस रास्ते से, जिस रास्ते में वो रहते थे उस रास्ते से लोग जाने से डरता था कि अगर बाई दबे कहीं धोखे से चल पड़े हम तो हमारा मौत निश्चित है। एक ऐसा जो है कहर उसका था। वैसे व्यक्तियों का भी जो है जीवन लीला बदल दिया उन्होंने, समझ गए ना। तो इसलिए आप अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने वैचारिक जीवन में, अपने आचरण को अगर आप आकृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो भय का जो आतंक है ये खत्म हो जाएगा। और आपके रामचंद्र शुक्ल जी का यही कहना है। इसके बाद दूसरा बात इन्होंने बताया है कि कोई हमें भय या कष्ट पहुंचाने का साहस ना करे, इसके लिए हम अपनी शक्ति और पुरुषार्थ का भी प्रदर्शन करें तथा दूसरों को यह अच्छी तरह से जता दे कि हम आसानी से डरने वालों में से नहीं है। कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जैसे मान लो, ठीक है, आपने अपने अंदर तो नरमता ला लिया भाई मेरे कहने पर ही, या मान लीजिए कहीं से भी आपको कोई संदेश मिला, उसके जरिए जो है आप अच्छे व्यवहार के व्यक्ति बन गए, अच्छे आचरण के व्यक्ति बन गए। लेकिन दुनिया में तो हर तरह के लोग होते हैं। अब जब दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी नरमता का, आपके शिथिलता का जो है फायदा उठाना चाहेगा। आप अगर उसके किसी भी गलत चीजों का जवाब नहीं दोगे तो वह बढ़ चढ़ कर आप पर बोलने की कोशिश करेगा। फिर भैया आपको वहां पर नरमता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे अगर कोई, आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर आपका बुरा कर रहा है, वैसे समय में आप अपनी पुरुषार्थ का प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, ताकि क्या हो सके कि वो जो सामने वाला व्यक्ति आपका बुरा चाह रहा है, वो बुरा चाहने वाला व्यक्ति आपके सामने थोड़ी सी जो है डरी सहमी सी महसूस कर सके, और आपको जो वो डराने की कोशिश कर रहा है उसके लिए वो बिल्कुल भी प्रयास ना करे। समझ गया ना, डर को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो बस
ये दो उपाय जो है आपके निर्भय को दूर करने के लिए, निर्भयता को, या फिर कहे तो जो आपकी डर है, इस डर को दूर करने के लिए जो प्यारे बच्चे जो हैं क्या किया गया है, तो शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है। इन दो उपाय से व्यक्ति जो है निर्भय रह सकता है, मतलब डर से मुक्त रह सकता है। वे यह सारे उपाय तो सज्जन प्रवृत्ति के लोगों में ही कारगर हो सकता है। वैसे ये जो जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वह किसमें कारगर हो सकता है बच्चे? एक सज्जन प्रकृति के व्यक्ति के पास ही हो सकता है। कोई भी दुर्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो वो इसका परवाह ही नहीं करता है कभी, क्योंकि जो गलत व्यक्ति है वो क्यों परवाह करे किसी से? वो तो बस इतना जानता है कि हमें अगर किसी को मार देना है तो मार देना है, समझ गए ना। वो कभी भी नहीं सोचता कि भाई इसका क्या इफेक्ट होगा, इसकी परवाह वो नहीं करता। तो इसलिए बच्चे जो है आपके निर्भयता को दूर करने के लिए या फिर निर्भयता के उपाय के लिए जो है आपके शुक्ला जी जो है ये दो कथन देते हैं। आपको ये दोनों कथन याद रखने हैं। आगे चलिए, अगला सवाल प्यारे बच्चे, कबीर की भक्ति भावना के बारे में आपको बताना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टुडे सीरीज, आज के सीरीज का बच्चे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि कबीर जी जो हैं इसकी भक्ति भावना किस प्रकार की रही है, हमें इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए, कबीर के भक्ति भावनाओं की जब बात करते हैं तो आपको इसमें तीन तत्व देखने को मिलता है। पहला है नाम स्मरण की महिमा। नाम स्मरण की महिमा कहने का मतलब है कि भाई जो कबीर साहब हैं ये संत संप्रदाय को बताते हैं कि भाई क्या करो, भगवान का नाम स्मरण करो। भगवान के नाम स्मरण करने से बड़ा जो है और कोई भक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, भगवान के नाम के स्मरण करने में क्या है, तो उनके नाम में जो है एक परम शक्ति है जिससे आपके सभी दुखों का नाश हो सकता है। भगवान के नाम के साथ अगर आप दूसरे चीजों का अगर कोई भी स्मरण करते हो फिर वह व्यर्थ है, उसमें उतनी शक्ति कहां जितना आप किसी भगवान के नाम का स्मरण करते हो। और यहां पर नाम के स्मरण करने का जो अर्थ था वह राम का स्मरण करना था प्यारे बच्चे। कबीर जी क्या बताते बच्चे, राम के स्मरण करने के बारे में कहते हैं, समझ गए ना। जैसे आप देखते होंगे रामायण में हनुमान जी को देखिए, हमेशा राम राम करते रहते हैं। तो राम की भक्ति प्यारे बच्चे एक ऐसी भक्ति जहां से आपके सभी दुखों का निदान हो सकता है, और ऐसा ही कबीर जी का भी मानना है, समझ गए। इसमें देखिए क्या कहता है, कहा गया है कि निर्गुण राम जपहु रे भाई। आपको क्या करना है भाई, राम नाम का जप करना है। अरे भाई क्या करो, राम नाम की जप करो। इसके बाद देखिए इसका जो दूसरा तत्व है वह है गुरु की महिमा। कबीर साहब जो है गुरु की भी महिमा को बताते हैं। इन्होंने बताया है कि संतों ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है, क्योंकि उसी की कृपा से जो है गोविंद की प्राप्ति संभव हो पाती है। कबीर दास जी क्या बताते हैं बच्चे कि गुरु की जो महिमा है, गुरु की महिमा अपरंपार है, उसके ही द्वारा जो है आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। कहने का मतलब क्या है, कहता है कि गुरु और गोविंद दोनों खरे हैं, मतलब एक गुरु और एक ईश्वर दोनों खरे हैं। काके लागू पाए, आप पहले जाकर जो है किसके चरण स्पर्श करोगे, तो फिर इन्होंने इसका उत्तर देते हुए लिखा है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी तो आप हैं गुरु, जिसने हमें इस भगवान के बारे में, इस ईश्वर के बारे में बताया है। इसलिए सबसे पहला प्रणाम किसको, तो गुरु को। और इस आधार पर जो है गुरु की महिमा को कबीरदास जी के द्वारा व्यक्त किया गया है। आगे देखेंगे तो इसमें आपको जो है प्रेम के तत्व देखने को मिलते हैं। इनका मानना है कि भक्ति चाहे आप कितनी भी कर लो, प्रेम के बिना आपकी सारी भक्ति अधूरी मानी जाती है। प्रेम के बिना क्या मानी जाती है बच्चे, आपकी सारी भक्ति अधूरी मानी जाती है। जिस तरीके से बरसाए बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, मतलब जब प्रेमों की वर्षा होती है बच्चे तो उससे क्या होता है, आपका शरीर, जब वर्षा में आप नहाने जाते हो तो क्या होता है, आपका जो है पूरे शरीर का अंग अंग भींग जाता है ना। उसी प्रकार से भक्ति का जो भाव है ये पूरी तरीके से भींगेगा कब, जब आप प्रेम की बारिश करोगे। और आपकी भक्ति भी पूर्ण तभी हो पाएगी जब आप प्रेम के साथ भक्ति करोगे। तो ये तीन तत्व जो है आपके कबीर जी के भक्ति भावना में शामिल है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों से पेपर में कबीर की भक्ति भावना के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा।
जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चा, रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। इस बार के एग्जाम के लिए ये मोस्ट वीवीआई रहेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय। अब रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो देखो, ये जो फिगर में आपको दिख रहा है यही है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। इनके सबसे पहले हम जो है जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। इनका जो नाम हो जाता है वह मूल नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल, और इसे जो है आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी उपाधि? आप कहोगे सर इसे आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जो है बस्ती जिला के अगौना गांव में हुआ था। कौन से गांव में? अगौना गांव में आपके जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म होता है 1884 ईस्वी में। इसकी मृत्यु जो है यह 1941 ईस्वी में हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी में होता है। समझे? तो ये एक छोटी सी बातें याद रखोगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से आ सकता है। सपोज दैट आपसे पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है यह कहां हुआ था, किस गांव में, तो आप कहोगे सर अगौना गांव में हुआ था। इसकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो कहोगे 1941 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आप इसके जो है व्यक्तित्व के बारे में कुछ चीजें याद रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चंस ने हमें कहा है कि इसका साहित्यिक परिचय कीजिए, तो आइए हम इसके साहित्यिक योगदानों के बारे में जानते हैं कि आखिर जो है इन्होंने हिंदी को किस चरम सीमा तक आगे ले जाने का काम किया है। तो कहा जाता है कि हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य में मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं यह हिंदी साहित्य में काफी सारे आलोचनात्मक रचनाएं की है। इसके साथ साथ इन्होंने जो निबंध लिखा है वह भी काफी चर्चित रहा। इन्होंने कुछ ऐतिहासिक क्रम को भी दर्शाने का प्रयास किया है। इसके द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का एक पुस्तक लिखा गया, जिसमें जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के सभी चरणों के बारे में बताया है। साथ में ये इसकी जो लेखन शैली थी ये भी काफी प्रचलित रहा था, और हिंदी के क्षेत्र में इसके द्वारा जो है एक युगांतकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। समझे? इसके साथ साथ देखिए तो इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी है। इनकी विद्वत्ता के कारण ही जो है हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में जो है सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया था। जब हिंदी शब्द सागर का संपादन किया जा रहा था, यह भी एक रचना है हिंदी शब्द सागर, इसके संपादन का जब कार्य चल रहा था तो रामचंद्र शुक्ल जी की विद्वता को देखकर, इसकी जो क्षमताएं थी उसको देखकर उसको भी वहां पर क्या किया गया, शामिल करने की कोशिश की गई। इन्होंने 19 वर्षों तक जो है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया था। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए, यानी कि इनके द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में और बांग्ला भाषा में बहुत सारे ऐसी रचनाएं थी जिसका जो है अनुवाद क्रम किया गया। आलोचना इनका जो है मुख्य और प्रिय विषय था। इनका जो प्रमुख विषय माना जाता है बच्चे, वह क्या माना जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी आलोचनात्मक कृति जो रही है इनकी सबसे फेमस और सबसे जो है लोकप्रिय कृति रही है। यह हमेशा जो है यह विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक तथ्यों को लिखा करते थे। साथ में इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का क्या किया, तो सूत्रपात किया। यानी कि इनके द्वारा जो है एक रचना किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक पुस्तक है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहासों के बारे में जानकारी बताई गई है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेकों रचनाएं किए, जैसे कि इनकी एक निबंध रचना है जिसका नाम है चिंतामणि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि इनकी एक ऐतिहासिक रचना है। जायसी ग्रंथावली जिसका इसके द्वारा जो है संपादन कार्य किया गया था। हिंदी शब्द सागर, यह भी इनके द्वारा जो है एक संपादन कार्य किया है। इसके बाद आनंद कादम्बिनी, इसके बाद अभिमन्यु बद्ध, ठीक है। इस तरीके से इनके जो है कई सारी रचनाएं आपको हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है। तो ये इनका क्या रहा है बच्चे, साहित्यिक योगदान रहा है। पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय, तो आप सिंपली जो है इस तरीके से जो है नोट डाउन करेंगे तो आपको जो है पूरे मार्क मिल जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत दुर्दशा कविता का सारांश लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कविता है प्यारे बच्चे।
अब देखो क्वेश्चंस में कहा है कि जो आपकी भारत दुर्दशा कविता है इसका आपको सारांश लिखना है। मतलब इस कविता के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बातों पर विशेष बल दिया गया है, आपको उस विशेष बल बातों को बताना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारत दुर्दशा कविता की। तो यह जो कविता है प्यारे बच्चे, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है एक भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा गया है। उस नाटक से ही आपके जो है भारत दुर्दशा कविता को लिया गया है। नाम भी बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। भारत दुर्दशा नाम का नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। और उसी नाटक से जो है एक कविता का जो है संपादन होता है, वह नाम क्या होता है उसका? भारत दुर्दशा ही होता है। अब इस कविता में जो है भारत के प्रति प्रेम को दर्शाने का प्रयास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है। क्योंकि देखो ये जो रचना थी ये उस समय लिखा गया जब हमारा भारत जो है बच्चे यह गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासक जो है हमारे देश को गुलाम बना लिया था। तब जाकर जो है इस रचना के माध्यम से इन्होंने भारत के अंदर जो लोगों की स्थितियां थी, भारत में जिस तरीके से लोगों के साथ शोषण किया जा रहा था, ब्रिटिश शासकों की जो आक्रमणकारी नीति थी, उन सभी नीतियों पर फोकस करते हुए जो है लोगों को इस रचना के माध्यम से इसके द्वारा क्या किया गया? जागृत करने की कोशिश की गई। समझ गए ना? साथ में इन्होंने जो भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, मतलब जो प्राचीन समय में भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा, हमारी भारत एक तरीके से सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, इन सभी के महत्ता को जो है आपको भारत दुर्दशा कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया, ताकि लोगों के अंदर जो है एक नई चेतना का विकास हो सके। और जब लोगों के अंदर एक नई चेतना का विकास होगा तो वह अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए जागृत हो पाएंगे, अपना प्रयास करेंगे। बस यही जो है एक मूल उद्देश्य रहा था आपके भारत दुर्दशा कविता का। साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव, अकर्मण्यता की ओर जो इशारा करके कहा कि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के जो औपनिवेशिक शासन है वहां पर जो हमारा भारत है ये लगातार गरीब होता जा रहा है। साथ में देश में महंगाई, अकाल और बीमारी जैसी जो है कई सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिश शासक आया था तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर लोगों की अशिक्षाओं का उन्होंने फायदा उठाया। साथ में जो है यहाँ पर लोगों के बीच जो है धार्मिक भेदभाव पैदा किए, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना शुरू कर दिया। इससे जो है लोगों के अंदर एक आपसी मतभेद आ गया। जब आपसी मतभेद लोगों के बीच देखा गया तो फिर उन्होंने जो है हमारे भारत पर हुकूमत कायम कर लिया। समझे कि नहीं? तो इन सभी के कारण से ऐसा देखा गया था कि हमारे भारत की जो स्थितियां हैं वह काफी जो है जर्जर होती जा रही थी। जैसे कि हमारे भारत में गरीबी का दर जो है यह बढ़ता जा रहा था, महंगाई की दर जो है यह लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। साथ में यहाँ पर अकाल की स्थिति, बीमारियों की भयावह स्थिति जो है, यह सभी के सभी जो विपरीत परिस्थितियां हैं यह हमारे भारत में उत्पन्न हो रही थी। इन सभी पर फोकस करते हुए भारत दुर्दशा कविता के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? तो लोगों के अंदर एक नई चेतना का विकास किया। जब इस चीजों को लोगों के द्वारा पढ़ा गया तो लोग जागृत हुए और फिर जागृत होकर जो है एक साथ एकजुट होकर भारत से जो है ब्रिटिश शासकों को भगाने का काम किया। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों से जब पेपर में भारत दुर्दशा कविता का सारांश पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है बड़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है बच्चे कि अनुवाद का क्या महत्व है। ये आपके व्यवहारिक हिंदी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए। बात करते हैं बच्चे हम लोग व्यवहारिक हिंदी की। तो यहां पर देखिए अनुवाद के महत्व के बारे में पूछा गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर अनुवाद का जो महत्व है यह क्या है और वर्तमान स्थिति में जो है यह किस चरम तक पहुंच चुकी है, हम इन सभी चीजों को समझेंगे। जैसे कि बच्चे कहा जाता है कि वर्तमान समय में अनुवाद का क्षेत्र जो है यह काफी व्यापक और निरंतर जो है यह महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मतलब कहने का यह है कि अनुवाद एक कला बन चुकी है। अब अनुवाद एक ऐसी विधा बन चुकी है हमारे हिंदी साहित्य की या फिर हमारे साहित्यिक रचनाओं की, उसमें इसका बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है अब। और साथ में यह लगातार जो है यह वृद्धि के क्रम में ही आगे बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? अब यह मात्र रोटी की लालसा से घटिया की संज्ञा प्राप्त करने वाला साधन भर शेष नहीं रह गया है। मतलब आप इसको एक छोटा सा जो है तुच्छ रूप नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने जो है बहुत विशाल रूप धारण कर लिया है। अब विशाल रूप धारण कर लिया है तो इसके कुछ ना कुछ तो महत्व होंगे।
तभी तो इसका रूप और भी विशाल होता जा रहा है। तो इसके महत्व पर अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए यह रचनात्मक कला क्या कहते हैं तो संवर्धन हेतु काफी ज्यादा उपयोगी हो गया है। जैसे कि रचनात्मक कला की बात करें तो हम अनुवाद के माध्यम से किसी एक भाषा में किए गए अनुवाद को अलग अलग भाषाओं में क्या कर पाते हैं बच्चे, ट्रांसलेट कर पाते हैं, अनुवाद कर पाते हैं। समझ गए ना। तो इसलिए जो है आपका अनुवाद की क्रिया लगातार जो है ये वृद्धि होती जाती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इससे जो है हमें अलग अलग प्रकार की जो है संस्कृति उसके बारे में जानने को मिल पाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अमेरिका के संस्कृति के बारे में जानना चाहे, या फिर मान लीजिए हम इंग्लैंड के संस्कृति के बारे में जानना चाहे, या फिर इंग्लैंड वासी जो है प्यारे बच्चे हमारे संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे, तो वह कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मान लीजिए भारत देश की कोई संस्कृतियां अगर कहीं लिखी गई होगी तो उसे हिंदी में लिखा गया होगा। अब हिंदी तो भाई अंग्रेजों को पढ़ने नहीं आता है, इंग्लैंड में बसने वाले लोगों को तो हिंदी आती नहीं है, तो वो फिर उसको कैसे पढ़ पाएगा? तो ट्रांसलेट के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से जो है उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। अपनी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद जो है पढ़ेगा, पढ़कर उसके अर्थों को समझेगा और फिर हमारी संस्कृति के बारे में जान पाएगा। तो इस तरीके से जो है अनुवाद के माध्यम से हम अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। साथ में जो है यह विदेशी भाषाओं के साहित्य से लाभान्वित होने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। जैसे कि हम लोग अलग अलग प्रकार की भाषाओं को जो है पढ़ पाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बच्चे यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर इंडियन इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन आप जब अगर इंग्लिश से ही आगे पढ़ने की प्रयास करोगे, जब लगातार आगे बढ़ते, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है कोई बच्चा, कोई पीजी करेगा, फिर पीएचडी करेगा, तो वहां पर आपको अनेकों प्रकार की अंग्रेजी पढ़ने को मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश के साथ साथ आप ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ोगे, आप अमेरिकन इंग्लिश पढ़ोगे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जो इंग्लिश है बच्चे, इसको पढ़ने में कौन हमें मदद करती है? तो वह अनुवाद मदद करती है। साथ में देखिएगा तो यह विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, खगोल शास्त्र, इन सभी का ज्ञान अर्जन करने के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि देखो जैसे मान लो कि पुराने समय में जो भी काफी सारे ग्रंथों को लिखा गया था, सच लाइक हम बात करेंगे कि जैसे रामायण को लिखा गया, ठीक है, रामायण को प्यारे बच्चे वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में लिखा था। अब काफी सारे लोग जो है संस्कृत नहीं जानते हैं, तो वो तो उसके अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। जब उसको पढ़ेंगे तो उसको कुछ समझे में नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है इसका अनुवादिक रूप जो है तुलसीदास जी के द्वारा जारी किया गया, जो कि हिंदी भाषा में था। और हिंदी भाषा जो कि आपके भारत में रहने वाले हर व्यक्तियों के लिए सहज है, वह आराम से उसको पढ़ पाता है। तो यह सब किसके कारण हो पाया था? अनुवाद के कारण हो पाया था बच्चे। जब तक यहाँ पर अनुवाद का क्रम नहीं होता तब तक जो है इसको संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, मान लीजिए जैसे कि विज्ञान की बात करें तो ज्यादातर पुस्तकें आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है। अब ये जो पुस्तकें हैं इंग्लिश में लिखा है तो हर किसी को इंग्लिश नहीं आता, फिर वो एक वैज्ञानिक पद्धतियों से जुड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए इसका ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, ताकि सभी लोग जो है उसको अच्छे से समझ सकेंगे। और जब सारे लोग अच्छे से समझ सकेंगे तो वह भी जो है आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे। समझे कि नहीं? साथ में बच्चे आप देखोगे कि यह विविधता में एकता को स्थापित करने में भी काम करता है। अब विविधता में एकता को स्थापित करने का काम कैसे करता है? जैसे मान लो हम भारत की बात करते हैं बच्चे, भारत की बात करते हैं तो भारत में टोटल अभी जो है 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट है बच्चे? भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 आपके जो है यूटी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार की जो है हर क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती है। अब जब भाषाएं अलग अलग प्रकार की होगी, सपोज कीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है, अगर बंगाल में जाता है, या फिर मान लीजिए बंगाल नहीं अगर दूसरे जगह मान लीजिए कहीं चला गया, सपोज कीजिए मान लीजिए वह गुजरात चला गया, तो वहां पर तो गुजराती बोली जाती है। अब गुजराती यहां पर बिहार के लोगों को समझ में आने वाला नहीं है कि नहीं? बंगाल में गया तो उसको बंगाली समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है फिर तो वहां पर क्या होगी, एक मतता नहीं हो पाएगा, हम लोगों के साथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अनुवाद यहां पर जो है लोगों से क्या करती है, हमें कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है आपका विविधता में एकता स्थापित करने के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी होता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो सांस्कृतिक समृद्धि एवं प्रसार के लिए भी उपयोगी होता है। तो संस्कृति के बारे में तो मैंने पहले बता दिया कि भाई संस्कृति का प्रसार जो है या किसी भी संस्कृति का हो यह कैसे हो सकता है, तो उसको अनुवाद के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखोगे कि यह बहुमुखी प्रगति के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है।
तो यहां से जो है आपके पेपर में जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अनुवाद के क्या महत्व है बच्चे, तो बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या अनुवाद के महत्व को आप लोग आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता देना, तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वह है देवनागरी लिपि की विशेषता। यह भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए, समझे। अब आइए समझते हैं हम लोग कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। अगर बच्चे हम लोग देवनागरी लिपि की विशेषता की बात करते हैं तो यह काफी सारी विशेषताओं से भरा हुआ है, क्योंकि देवनागरी लिपि यह हमारे भारत की जो राजभाषा मानी जाती है हिंदी, उसकी लिपि है। हिंदी की प्रमुख लिपियां कौन सी मानी जाती है बच्चे? देवनागरी लिपि, है ना। इसके बाद वैसे तो इसमें कई सारी जो है भाषाएं, जैसे कि आपकी संस्कृत भी किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं देवनागरी लिपि की आखिर विशेषताएं क्या है। तो देखो, इसमें सबसे पहला तो आपको देखने को मिलेगा कि यह जो है यह ध्वन्यात्मक लिपि है। ध्वन्यात्मक लिपि कहने का मतलब यह है कि इसके हर एक अक्षरों को जो है यह ध्वनि से कनेक्ट करके बोला जाता है। जैसे मान लो हम अ लिखते हैं तो इसको हम आ भी बोल पाते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, जो भी अक्षर लिखा जाता है, जो भी वर्ण लिखा जाता है, उन सभी वर्णों को क्या करते हैं हम लोग ध्वनि के साथ जो है मेल करके व्यक्त कर सकते हैं। साथ में आप देखोगे इसमें स्वर और व्यंजन, इस दोनों का जो है वैज्ञानिक क्रम देखने को मिलता है। मतलब इसको जो है एक अच्छे तरीके से जो है सजाया गया है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें जो है नासिक के जो ध्वनि है, यानी कि जो ध्वनियां नाक से बोली जाती है, जैसे हम लोग अंगा कहते हैं, अंगा कहते हैं, यो कहते हैं, है ना, यो कहते हैं। इसके बाद जैसे अड़ा कहते हैं, है ना। तो ये सारी जो ध्वनियां हैं प्यारे बच्चे, हम लोग नाक से बोलते हैं, नासिक के ध्वनियां हैं। तो नासिक के ध्वनियों के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार के चिन्हों का आपको देवनागरी लिपि में इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें अनुस्वार, चंद बिंदु, ये सब आपको उपलब्ध देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा आप लोग देवनागरी लिपि में, तो यहां पर आपको अ और आ, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर वर्ण हैं, जैसे आपका हर्ष ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, हर्ष उ हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है, फिर ए हो जाता है, अय हो जाता है, इस सब में आप देखोगे तो आपको ह्रस्व और दीर्घ की मात्राएं देखने को मिलती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यह एक प्रकार से मात्रात्मक लिपि भी मानी जाती है, समझे। साथ में देखिए इसकी और भी कई सारी विशेषताएं हैं बच्चे, जैसे कि इस लिपि में आपको स्पर्श व्यंजन ध्वनियों के लिए जो है अलग अलग प्रकार से चिन्हों का व्यक्त किया गया है। जैसे देखिए अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग यहां पर किस प्रकार किया गया। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चे? स्पर्श व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में 25 गो है। जैसे क वर्ग है, यानी कि कख ग ग वाला, च वर्ग है, च छ ज ज वाला, इस तरीके से ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। टोटल मिलाकर जो है 25 गो आपके स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं आपके हिंदी में। अब यहां पर देखो इस सभी को व्यक्त करने के लिए जो है अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे हम क लिखते हैं तो इसका एक अलग प्रयोग है, च लिखते हैं तो इसमें जो है अलग चिन्हों का उपयोग किया गया है, समझे कि नहीं। तो स्पर्श ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया बच्चे, तो यहां पर अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। फिर आगे देखिएगा तो इस लिपि में बच्चे जो है आपको एक विशिष्ट क्रम व्यवस्थान देखने को मिलेगा। मतलब इस लिपि को क्या किया गया है, तो एक व्यवस्थित रूप से जो है सजाने का प्रयास किया गया है। और ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था बच्चे क्या कहलाती है, तो देवनागरी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। जैसे आ हो जाता है आपका, इसके बाद ए आई हो जाता है आपका, फिर क ख ग ग हो जाता है आपका। तो आप देखोगे कि हमारी जो स्वर ध्वनियां हैं इसको पहले रख लिया गया है, फिर जो नीचे आपकी व्यंजन ध्वनियां हैं इसको क्या किया गया है, तो उसके नीचे रखा गया है। तो यह एक व्यवस्थित रूप है और इस व्यवस्थित रूप को प्यारे बच्चे हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं, देवनागरी वर्णमाला के नाम से जानते हैं। इसके साथ इसकी और भी कई सारी विशेषता है, जैसे कि जो है इसको बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं बच्चे, हम लोग इस साइड से बाएं साइड से शुरू करते हैं और इस तरफ दाएं तरफ लिखते चले जाते हैं। इस लिपि में जो है आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा, इस तरीके से कई सारी भाषाओं को जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है और यह आपको काफी ज्यादा सुंदर देखने को लगती है। साथ में इसमें कलात्मकता का भी गुण देखने को मिलता है और काफी जगह जो है इसका प्रयोग भी देखने को मिल जाता है, समझे कि नहीं। इस लिपि को लिखने में आपको जो है काफी कम समय कम जगह का भी इस्तेमाल होता है, काफी कम जगह का यूज करके आप इस लिपि को लिख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो है आपके देवनागरी लिपि की हो जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको देवनागरी लिपि की जो विशेषता रही है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट कर देना, क्या आप लोगों को जो है देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं ये अच्छे से समझ में आ गया।
हालांकि ये सारी चीजें याद करने वाली है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हो और मैंने जो अभी आपको बताया है उस माध्यम से आप इसे समझ भी सकते हैं। चलिए मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ाया था, वैसे ही आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग मल्लिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनका जो है साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो देखो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी ये हो जाते हैं आपके यहां पर जो आपको फिगरा दिख रहा है एकदम जो है दिलेर के साथ बैठे हुए हैं, है ना। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर जो है हिंदी साहित्य में इसका क्या योगदान रहा। तो जब इसका साहित्यिक परिचय करेंगे तो थोड़ा सा जो है इसके व्यक्तिगत परिचय के बारे में भी हमें जानकारी बताना है। जैसे हम लोग बात करेंगे मल्लिक मोहम्मद जायसी की, तो इनका नाम क्या था, मल्लिक मोहम्मद, और इसे उपाधि प्राप्त था जायसी का। ठीक है, जायसी का उपाधि इसे कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वह जायस गांव में हुआ था और जायस गांव में जन्म होने के कारण ही जो है बच्चे इनको जायसी कहा गया। इनका जन्म जो है 1477 ईस्वी में जो है रायबरेली जिला में उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद इसकी मृत्यु जो हो जाती है 1542 ईस्वी में हो जाता है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी जो है यह एक प्रेम मार्गी कवि के रूप में जो है काफी प्रतिष्ठित रहे थे। इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं की उस सभी में जो है प्रेम झलकता है, इसलिए इसे हम लोग प्रेम मार्गी कवि कहते हैं। साथ में यह निर्गुण भक्ति धारा के भी कवि थे, समझे। निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग आपके जो है, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। तो यहां पर जो है आपके मल्लिक मोहम्मद जायसी जी जो हो जाते हैं यह आपके जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनको जो है अमेठी के राजा जो है इसको काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, काफी इनको सम्मान देते थे। वहां के किले में देखिएगा, अमेठी के राजा का जो किला था उस किले में देखिएगा तो आज भी जो है इनकी समाधि देखने को मिलती है। मतलब मल्लिक मोहम्मद जायसी जी की जो समाधि है वो आपको अभी भी कहां देखने को मिलती है, तो अमेठी के जो राजा हुआ करते थे उनके राज्य में जो है इनका सम्मान पूर्वक जो है क्या है, तो समाधि देखने को मिलता है। हालांकि देखिए बाद में इनको जाकर काफी सारी समस्याएं हुई थी, चेचक के कारण जो है इनका एक आंख जो है खत्म हो गया था। जब इनका एक आंख खत्म हो गया तो इनका चेहरा जो है काफी कुरूप देखना शुरू हो गया। ठीक है, किंतु सूफी कवि को जो है यह बड़ा सुंदर और भावुक हृदय मिला था। ठीक है, जितने भी सूफी संत थे उसमें इनका जो हृदय था, इनकी जो सौंदर्य थी यह काफी चर्चित मानी जाती है। इनके कई सारी रचनाएं जो कि काफी फेमस रही, जैसे कि इनकी रचना की बात करेंगे तो पद्मावत रचना है, अखरावट रचना है, आखिरी कलाम रचना है। ये सब रचनाएं जो है इनका काफी चर्चावान रचना है, इसलिए ये सारी रचनाओं को आपको याद रखना है। देखिए जैसे हम बात करते हैं अखरावट रचना की, तो अखरावट रचना में जो है सिद्धांतों के संबंध में कुछ चौपाई लिखे गए हैं। जैसे इनका आखिरी कलाम रचना है, तो आखिरी कलाम रचना में जो है प्रलय के बारे में बताया गया है कि प्रलय किस प्रकार से होती है। ठीक है, लेकिन इस रचनाओं के साथ साथ जो इनको सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुआ था, सबसे ज्यादा कीर्तिमान हासिल करने में सफल रहे थे, तो वह था इनकी पद्मावत रचनाएं। ठीक है, पद्मावत काव्य संग्रह के माध्यम से यह काफी ज्यादा चर्चित हो सके थे। तो इस तरीके से आप लोग जो है मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का साहित्यिक परिचय कर सकते हैं। जब पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का साहित्यिक परिचय करें, तो बच्चे आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग अब आराम से लिख सकते हो इसके बारे में। बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसमें कहीं से कोई डाउट रहने वाली नहीं है। चलिए बच्चे आगे हम लोग बात करते हैं, अगला सवाल क्या रहने वाला है। स्टार लगाइएगा, मोस्ट बीवीआई लगाइएगा, आपको जो लगाना है लगा लो। इस बार हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चंस कहता है कि संविधान के अष्टम अनुसूची पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। अब भारतीय संविधान का अष्टम अनुसूची क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे बच्चे भारतीय संविधान की, तो इसके 8वीं अनुसूची में आप देखोगे कि भारत के गणराज्य की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को यहां पर क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में आपके 17वें भाग में जो है 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 अनुच्छेद तक जो है आपको भारत की जो प्रमुख आधिकारिक भाषाएं हैं उन सभी आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। इन आधिकारिक भाषाओं की हम बात करेंगे तो इसमें आपको लगभग जो है 22 भाषाएं देखने को मिलती है। तो पेपर में आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है। आप कहोगे बच्चा जी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है, जैसे कि आपका असमिया भाषा हो जाता है, बंगला हो जाता है, फिर गुजराती भाषा हो जाती है, हिंदी भाषा हो जाता है, कन्नड़ भाषा हो जाता है, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, इसके बाद मराठी, नेपाली, ओडिसी, इसके बाद पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल,
तेलुगु, उर्दू, इसके बाद बोडो, संथाली और मैथिली और साथ में जो है डोगरी। इस तरीके से आप देखोगे बच्चे तो 22 गो भाषा को जो है क्या किया गया, हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची भाग 17 में अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक शामिल किया गया है। अब देखो इसके शामिल करने के पीछे भी जो कुछ ना कुछ जो है मेथड्स रहे होंगे। एक साथ तो सभी भाषाओं को शामिल नहीं कर लिया गया होगा, क्योंकि सभी भाषाएं एक साथ तो चर्चावान नहीं रहा। तो इस क्रम में आप देखोगे कि इस भाषाओं में से 14 गो ऐसे भाषाएं थी जो कि प्रारंभिक समय में जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। बाद में आकर जो है धीरे धीरे जब संवैधानिक संशोधन होता है, अलग अलग प्रकार से संवैधानिक संशोधन के आधार पर जो है काफी सारी भाषाओं को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे देखो 1967 में भारतीय संविधान संशोधन होता है, जिसके जरिए जो है क्या होता है तो सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया जाता है और 21वां भाषा के रूप में आपका सिंधी भाषा भारतीय संविधान में शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए क्या होता है तो 1992 में जो है भारतीय संविधान संशोधन होता है। 1992 में जब संविधान संशोधन होता है, जो कि 71वां संविधान संशोधन था, इस संविधान संशोधन के तहत जो है कई सारी भाषाओं को शामिल किया जाता है। जैसे कोंकणी भाषा हो गया, मणिपुरी भाषा जो कि मणिपुर में बोला जाता है, नेपाली भाषा जो कि नेपाल में बोला जाता है। तो इस तरीके से बच्चे जो है आपके इस 3 भाषाओं को फिर से जो है 92 संविधान संशोधन में क्या किया गया, 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था 71वां, उस 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके बाद देखिए क्या होता है तो 2003 में फिर से एक बार जो है 92 नंबर का संविधान संशोधन होता है। तो इस 92वें संविधान संशोधन में फिर से कई सारी भाषाएं जुड़ती है। ठीक है, और फिर जो है यह देखने को मिलता है कि इसमें बोडो भाषाएं, डोगरी भाषाएं, मैथिली भाषाएं, संथाली भाषाएं, इस तरीके से जो है कई सारी भाषाओं को शामिल किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे जो ये संविधान संशोधन 2003 में होता है 92 नंबर का, यह प्रभावी कब होता है बच्चे तो 2004 में प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है टोटल हमारे भारतीय संविधान में क्या होता है बच्चे 22 भाषाओं को शामिल कर लिया जाता है। हालांकि हम भारत के 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो देखिए इसमें कई सारे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जैसे आर्टिकल्स नंबर हम 344 की बात करते हैं तो आर्टिकल्स नंबर 344 के फर्स्ट में बच्चे जो है संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर क्या होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन होगा, इसका प्रावधान किया गया था। इसके बाद आर्टिकल्स नंबर 351 में जो है हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए जो है इसके प्रसार का प्रावधान करता है, ताकि यह भारत को जो है मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए क्या कर सके तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम रूप प्रदान कर सके और व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। यह आपके जो है आर्टिकल्स नंबर 351 में बताए गए हैं। हालांकि बात करेंगे तो यह ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई मापदंड नहीं है, कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि हम किस आधार पर हम कौन सी भाषा को अपनी अनुसूची में शामिल कर सकते हैं। समझ गए, ऐसा कोई भी मापदंड नहीं बनाया गया है। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि अगर आपसे जो है संविधान के 8वीं अनुसूची के बारे में पूछा जाएगा तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप लोग इन सभी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात याद रखना है कि 8वीं अनुसूची यानी कि आपके संविधान के भाग नंबर 17 में अनुच्छेद नंबर 343 से 51 में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, कौन कौन सी भाषाओं को शामिल की गई है, इसके बाद इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, समझे ना। चलिए, और कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है कौन कौन सी भाषा को जोड़ी गई है, बस ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। तो आपका अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, कहोगे सर कंफ्यूज कैसे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको जो है पिछली क्लास में पढ़ाया था कि भारत की जो हिंदी है वह राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन मैं अभी यहां से आपको क्या पढ़ा रहा हूं, राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में। ठीक है, तो जनरली बच्चे देखो तो हम लोग हिंदी को जो है भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन हमारी जो संवैधानिक मान्यताएं हैं जिसमें हिंदी को जो है राजभाषा का मान्यता दिया गया है। बस इतना सा छोटा सा कंफ्यूजन है, इस बात को याद रखना। अब राष्ट्रभाषा आखिर होता क्या है, तो राष्ट्रभाषाओं की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की वैसी भाषा होती है जो किसी भी देश में जो है काफी सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है। जब उस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्याएं ज्यादा होगी तो वही जो है एक राष्ट्रभाषा का स्वरूप बन जाता है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो लगभग यहां पर जो है 140 करोड़ की आबादी है। अब 140 करोड़ की आबादी में बच्चे 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो है आपको हिंदी भाषी लोग मिल जाते हैं। इसीलिए क्या है तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी हो जाती है, हिंदी हो जाती है। आप देखोगे कि हिंदी जो है उत्तर भारत के 10 राज्य
जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। इसके बाद बच्चे जो है आपका जैसे कि आपका क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, बिहार, झारखंड, इस सब में आप देखोगे कि हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, समझे ना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, इन सभी क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा को जो है एक प्रादेशिक भाषा के तौर पर समझा जाता है, जिसके साथ वह अपनी भाषाओं का सामंजस्य जो है स्थापित कर पाता है। ऐसा नहीं कि वहां पर हिंदी बोली नहीं जाती है, हिंदी बोली जाती है, बस एक टूटे फूटे लैंग्वेज में हिंदी का वहां पर प्रयोग किया जाता है, और हिंदी के साथ वो अपनी प्रादेशिक भाषाओं को, जो वहां की व्यक्तिगत भाषाएं हैं, उस भाषाओं का क्या करता है, तो सामंजस्य स्थापित करके लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हो कि लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में जो है बच्चे क्या है, तो हिंदी भाषा बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को क्या कहा जाता है, तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है। संविधान जो है बच्चे, संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि हिंदी को भारतीय संविधान में जो है राजभाषा की संज्ञा दी गई है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। तो संवैधानिक तौर पर इसको ना देखते हुए अगर हम बात करेंगे तो हमारी हिंदी जो है एक राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। अब आखिर इसकी विशेषताएं क्या रह सकती है, तो देखो हिंदी भाषा की विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें काफी सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखो, यह भारत के कई सारे क्षेत्रों में बोला जाता है, मतलब बहुसंख्यक लोगों के द्वारा इसे बोला जाता है, इसलिए यह राष्ट्रभाषा की संज्ञा प्राप्त करता है। फिर देखोगे कि यह जो है काफी सारी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व भी करता है, मतलब इस भाषा में हम लोग जो है यह भारत के अलग अलग संस्कृतियों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इन भाषाओं में जो है आपको शब्दों के पचाने की शक्ति होती है, मतलब किसी भी शब्दों को जो है अपने अंदर यह समाहित कर सकता है। यह एक प्रकार का विशेष गुण आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे कि ज्ञान विज्ञान के संबंध में जो है इस भाषा में आपको कई सारे साहित्य देखने को मिल जाते हैं। काफी सारी साहित्य जो है आपको हिंदी भाषा में लिखी गई है, जो हमारे ज्ञान और विज्ञान के लिए क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से हमारी बौद्धिक विकास होती है, यहाँ के संस्कृतियों के बारे में हमें पता चल पाता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई आपके हिंदी भाषा जो है जहां पर ज्ञान विज्ञान की विपुलता देखने को मिलती है, मतलब ज्ञान विज्ञान के संबंध में जो काफी सारे साहित्यों का यहाँ पर चर्चा किया गया है। इसके बाद इसकी जो लिपि है यह काफी सरल और वैज्ञानिक तौर तरीकों में देखा जाता है। फिर यहाँ पर जो है इसमें भावनात्मक एकता स्थापित करने का भी जो है शक्ति है, यह लोगों की भावनाओं को जोड़ने का काम करती है, और इसका व्याकरण भी जो है यह काफी सरल और नियमबद्ध बनाया गया है। तो इन सभी कारणों से जो है हिंदी को हम लोग भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर जानते हैं। समझ गए? तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, हम लोग इसे जो है राष्ट्रभाषा की संज्ञा क्यों देते हैं। ये सारी चीजें आप लोग अगर समझ गए हैं तो कमेंट में यस टाइप कीजिएगा फटाफट से कि गुरुजी ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गया कि आखिर हिंदी भाषा जो है यह भारत की राष्ट्रभाषा क्यों मानी जाती है और इसकी विशेषताएं जो है यह किस प्रकार की है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चे पलवल लेखन कीजिए। अब देखो पेपर में क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी लोकोक्ति दे देगा या फिर कोई भी आपको सुक्ति दे देगा, ठीक है, और उस सुक्ति का आपको कहेगा पलवन लिखने के लिए। पलवन कहने का मतलब है उस पंक्ति का आपको भाव विस्तार करके बताना होगा। जैसे कि देखिए यहां पर हमने एक लोकोक्ति लिया है और लोकोक्ति क्या है, नाच न जाने अंगना टेढ़ा। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में ये आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चंस का आधार दिखा रहा हूं कि पेपर में प्यारे बच्चे इस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर देखो तो आपके लोकोक्तियों की संख्या अपार है, मुहावरे की संख्या अपार है, सुक्तियों की संख्या अपार है, उसमें से कोई सुक्तियां ले सकता है, कोई भी मुहावरा ले सकता है। तो बस आपको ये सेंस पता होना चाहिए कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, नाच न जाने अंगना टेढ़। तो जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशन के क्रम में हम बात करेंगे बच्चे, तो देखो कोई भी गुण रहित व्यक्ति जिसके पास गुणों का अभाव होता है वह व्यक्ति क्या करता है, तो अपनी दोष को छुपाना चाहता है, वह अपनी दोष खुद नहीं देख पाता है। ठीक है, हमारे अंदर क्या कमी है हम इस चीज को नहीं देख पाते हैं, हमेशा उसको हम छुपाने के पीछे लगे रहते हैं और साथ में अपना दोष जो है ये दूसरे पर लगाते रहते हैं। ठीक है, अपना दोष किस पर लगाते हैं बच्चे? दूसरे पर लगाते हैं। साथ में आप देखोगे कि वैसे व्यक्ति जो है अपना काम भी स्वयं से नहीं कर सकता है, अपनी शक्ति या फिर अपनी क्षमता को वो परख नहीं सकता है,
ठीक है, और अपनी असफलता का दोष भी वह हमेशा जो है दूसरे पर लगाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को नाचना नहीं आता है वही व्यक्ति क्या कहता है, अगना को टेढ़ा बताता है। अर्थात वह स्वयं तो कोई भी काम करने में समर्थ है नहीं, कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन दूसरों पर हमेशा दोष लगाएगा, उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम इस लोकोक्ति का उपयोग कर सकते हैं कि नाच न जाने अंगना टेढ़ा। इसी तरीके से देखो तो आपका जो है अगला एक और प्रश्न यहां से जैसे कि बन सकता है, एक सुक्ति है, सुक्ति में कहा गया है कि महत्वाकांक्षा की मोती निठुरता की सीपी में बसता है। महत्वाकांक्षा की मोती, ठीक है, वैसी मोती जो महत्वाकांक्षी हो वह कहां पर बसता है बच्चे, तो निठुरता की सीपी में बसता है। इसका क्या अर्थ होगा? इसके अर्थों की बात करेंगे तो आप सिंपल कह सकते हो कि देखो कोई भी कठोर सीप जो होता है, ठीक है, कठोर सीप के भीतर ही क्या होता है, तो एक मोती का निर्माण होता है। सीप मतलब क्या होता है, सीप मतलब सितुआ, है ना, वहां पर क्या होता है बच्चे, तो एक कठोर मोती का निर्माण होता है। यदि सीपी कोमल हो तो उसमें मोती नहीं बन सकता है। जब भी आपके सीप क्या होंगे, कोमल होंगे, तो वहां पर मोती का निर्माण देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है वह एक मोती के समान है जो कि निठुरता रूपी सीपी में ही बसती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को महान बनने के लिए अपने एवं समाज के प्रति जो है यह कठोर बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए और अपने समाज के लिए एक कठोर व्यक्ति नहीं बनोगे तब तक आप कभी भी जो है एक महान व्यक्ति की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते हैं। अपने प्रति कठोर होने से मनुष्य जो है अकर्मण्य एवं निरुत्साही न होगा तथा समाज के प्रति जो है वह क्या करेगा, तो निष्ठुरता से अभिप्राय उसका भावुक और अनावश्यक रूप से उदार न होना है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कठोर बनता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्या बनता है बच्चे, कठोर बनता है, तो कठोर बनने के साथ साथ जो है उसकी सारी जो है माया मोह की स्थिति वो खत्म हो जाती है। न तो वह अपनों के प्रति कोई माया मोह रखता है, ना ही सामाजिक दृष्टिकोण से कोई माया मोह उसके अंदर देखा जाता है। साथ में निष्ठुरता का मतलब यहां पर यह है कि उसके अंदर भावुकता का गुण खत्म हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति पर भावुक नहीं होता है। अगर भावुक हो गए तो फिर तो उसकी जो है कठोरता खत्म हो जाएगी, और जैसे ही कठोरता खत्म हो जाएगा फिर वह व्यक्ति जो है गर्त में जाने की स्थिति में आ जाएगा, फिर वह कभी महान नहीं बन सकता है। और जब कभी भी व्यक्ति इन सभी गुणों को अपने से परे छोड़ देता है तभी जाकर वह क्या बन पाता है बच्चे, तो महत्वाकांक्षी बन पाता है और अपने आप में वह एक महान की संज्ञा धारण कर पाता है। तो इस पंक्ति का कहने का मतलब यह था, समझ गए? तो पेपर में आपसे जो है इस तरीके से पलवन को लिखने के लिए पूछा जा सकता है। कोई भी 2 या 3 पंक्तियां दे दे और फिर आपको कहे उसका जो है भाव विस्तार कीजिए, उसको स्पष्ट कीजिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस तरीके से जो है अपना यहां पर जो है भाव व्यक्त कर सकते हैं उस पंक्ति के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है। ठीक है बच्चे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, सॉरी साहित्यिक परिचय देखेंगे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्य में क्या योगदान रहा है, हमें इसके बारे में जानना है। ये देखिए आपका क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ये काफी फेमस रचनाकार के रूप में जो है यह प्रतिष्ठित है। अब आइए इसके जो है साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इनका कुछ बेसिक सा जीवन परिचय याद रखना है आपको। जैसे कि इनका नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इनका जो जन्म होता है यह 1896 ईस्वी में मदीनापुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म जो है मदीनापुर जगह पर होता है 1896 ईस्वी में। मृत्यु जो है इनका 1961 ईस्वी में इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाता है। इलाहाबाद जिसको अभी हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो देखिए इसी इलाहाबाद नाम के जगह पर 1961 ईस्वी में क्या होता है, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मृत्यु हो जाता है। तो इस तरीके से जो है 2-4 बातें आप इसके जीवन के बारे में याद रख सकते हो। फिर क्वेश्चंस ने हमें साहित्यिक परिचय के बारे में पूछा है, तो हम इसके साहित्यिक योगदान के बारे में बताएंगे कि इनका जो है साहित्यिक योगदान क्या रहा था। जैसे कि हम बात करते हैं बच्चे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो हिंदी साहित्य के छायावाद युग में जो 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं, उन 4 प्रमुख कवियों में से जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक प्रमुख कवि माना जाता है, जिसे हम लोग एक स्तंभ के रूप में भी कह सकते हैं। इनके द्वारा जो है साहित्य में काफी सारी कविताएं लिखा गया, काफी सारे उपन्यास लिखे गए, इन्होंने कई सारे निबंध लिखे, कहानियां लिखी, संगीत लिखा, और साथ में जो है यह स्केच कलाकार भी थे। मतलब स्केच कहने का मतलब यह होता है किसी भी व्यक्ति का
या फिर मान लीजिए किसी भी चित्रों का क्या करना बच्चे, तो उसका छाया बनाना। ठीक है, जैसे ये फिगर आप देख रहे हो तो इसका ये रियल फिगर नहीं है, स्केच फिगर है, समझ गए ना। यहाँ पर जैसे देख रहे हो ना कि लगता है कि पेंसिल से बनाया गया इसको, तो इस टाइप से जो है यह एक स्केच कलाकार भी थे, समझे। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो निराला जी ने जो है अपनी जितनी भी रचनाएं की थी उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि पारंपरिक छंदों के अलावा जो है मुक्त छंद का काफी ज्यादा प्रयोग किया गया है। मतलब जो भी चीजें जो है इन्होंने बताया उसको स्वतंत्र रूप से बताया अपनी रचनाओं में। वे हिंदी कविता में मुक्त छंद के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी रहे थे। साथ में निराला की कविता में आपको जो प्रकृति देखने को मिलती है, ठीक है, जो भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसमें आप देखोगे कि इसमें जो है प्रकृति के मनोरम दृश्यों के बारे में बताया गया है। मतलब जितनी इनकी रचनाएं हैं उसमें प्रकृति का चित्रण जो है काफी विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है इनकी रचना में देश प्रेम के बारे में भी बताया गया है। हालांकि जितने भी जो है आपके छायावादी युग के कवि हुए, इसके बाद जो आपके द्विवेदी युग के कवि हुए, इसके बाद जो है आपके भारतेंदु युग के कवि हुए, ये सभी कवि जो है यह देश प्रेम के बारे में लिखा करते थे। तो इसी क्रम में आपके छायावाद युग के कवि जो है कौन है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इन्होंने जो है अपनी रचना में देश प्रेम के बारे में जो है विशेष रूप से लिखा है। इनकी रचनाओं में भाषा तत्सम बहुल है। तत्सम बहुल कहने का मतलब यह है कि संस्कृत के शब्दों का जो है ज्यादातर जो है क्या किया गया है, इनके रचना में प्रयोग किया गया है। साथ में समासिक पदों का भी काफी ज्यादा इनके रचना में प्रयोग देखने को मिलती है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि समाज में जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि उस समय जो कि भारत हमारा क्या था, तो गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। जब भारत में क्या होता है, आधुनिक काल की शुरुआत होती है हिंदी साहित्य में, जैसे कि आपका भारतेंदु युग हो जाता है, इसके बाद बच्चे आपका द्विवेदी युग हो जाता है, फिर बात करेंगे आपका छायावादी युग हो जाता है। तो इस क्रम में हमारा भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था, समझे ना। और जब गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था तो उस समय ब्रिटिश शासकों के द्वारा क्या किया जाता था, तो हमारे भारत के निवासियों पर जो है लगातार जो है क्या किया जाता था, दुराचार किया जाता था, समझ गया ना। तो जो सामाजिक अंतर्गत अन्याय हो रही थी, उन सभी अन्यायों पर जो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा क्या किया गया था, तो व्यंग किया गया था, उस पर करारा प्रहार किया गया था, समझे ना। और इन्होंने जो है सामाजिक सुधार और साहित्यिक रचनात्मकता के प्रति जो है अपने आप को समर्पण किया, ताकि क्या हो सके कि जब इन्होंने रचना करना शुरू किया तो इसका मेन फोकस था कि हम सामाजिक सुधार के तौर तरीकों को व्यक्त करें, ताकि समाज में जो ये शिथिलता आ चुकी है, ये शिथिलता खत्म हो जाए, लोगों के अंदर एक नई जागृति पैदा होगी। और जैसे ही लोगों के अंदर बच्चे एक नई जागृति पैदा होगी तो लोग जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आएंगे, वह यहां से भाग जाएगा। और जब ब्रिटिश शासक यहां से भाग जाएगा तब हमारे देश में एक नई समृद्धि जो है यह विकसित हो पाएगा। तो इसलिए जो है इन्होंने समाज सुधार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, साथ में साहित्यिक रचनात्मकता के लिए भी जो है अपने आप को इन्होंने जो है समर्पित किया था, समझे। तो इसलिए जो है इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। हालांकि राष्ट्र कवि जो है प्यारे बच्चे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, लेकिन अगर इनको भी राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया जाए तो वह कम ही होगा, समझ गए ना। ये भी उस तरीके के कवि माने जाते हैं, इसलिए हम इसे भी जो है राष्ट्र कवि के रूप में जो है संबोधित कर सकते हैं, समझे ना। चलिए अब जानते हैं कि इसकी जो है साहित्य में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही थी, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि देखिए इनकी एक प्रमुख काव्य संग्रह जिसका नाम था अनामिका, ठीक है। अनामिका काव्य संग्रह जो है इनका 1923 ईस्वी में आता है, जिसमें आपको काफी सारे जो है प्रमुख कविताओं का संग्रह देखने को मिलेगा। जैसे आपका सरोज स्मृति हो जाता है, राम की शक्ति पूजा हो जाता है, ये सारे जो काव्य हैं यह सब आपको जो है अनामिका काव्य संग्रह में देखने को मिल जाता है। सरोज की स्मृति, इनके बेटी का नाम था बच्चे सरोज, ठीक है। और इनकी बेटी क्या होती है, तो समय से पहले मर जाती है। अब जब समय से पहले मर जाती है तो उसके याद में जो है ये कविता लिखा करते हैं, कौन, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, समझ गए ना। राम की शक्ति पूजा यानी कि राम की जो शक्ति है उसके बारे में इसमें लिखा गया है, समझ गए ना। तो ये जो आपका जो है 1923 में प्रकाशित होता है काव्य संग्रह अनामिका, ये याद रखिएगा। इसके बाद नए पत्ते नाम की कविता आती है जो कि 1946 में आता है। अप्सरा नाम का एक उपन्यास इनका आता है जो 1931 में आता है, और अलका नाम का एक उपन्यास जो कि 1933 में आता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, मैंने केवल उन्हीं रचनाओं के बारे में बताया है, ठीक है बच्चे। चलिए तो इस तरीके से जो है आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
एक बार आप लोग कमेंट कर देना बच्चे, क्या आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय जो है अच्छे से समझ में आ गया है? तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाला है आज के सीरीज का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों में काम आ जाएगा। क्वेश्चंस क्या है, इस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चंस हमारा कहता है कि निबंध लेखन के जो है विभिन्न अंगों के बारे में आपको बताना है। मतलब जैसे निबंध लिखते हैं हम लोग, लेख उख लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए परीक्षा हम देते हैं तो जैसे मान लो शीत ऋतु पर लेख हो गया, या फिर मान लीजिए हम अपने राष्ट्र कवि के बारे में लिखते हैं, या मान लीजिए हमारे विद्यालय के बारे में लिखना है, गाय पर लेख लिखना है, बैल पर लेख लिखना है। इस तरीके से जो है आप निबंध जो लिखते हो बच्चे, उसके कौन कौन से अंग होते हैं हमें इसके बारे में बताना है। तो देखो जब भी आप निबंध लिखते हो, आप वैसे जनरली बात करेंगे तो क्लास 10th में जब आप एग्जाम दिए रहे होंगे तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिला होगा। हिंदी सब्जेक्ट का जब आप एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर जो निबंध पूछा गया होगा तो उसमें जो है आपको कुछ 4-5 पॉइंट दे दिए जाते थे और आपको उसी पॉइंट्स के आधार पर बच्चे क्या करना होता था, निबंध लिखना होता था। और वही एक जो है अंग होता है आपके निबंध का। चलिए हम लोग उसी अंगों को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जनरली यहाँ पर देखेंगे बच्चे तो आपके निबंध लेखन के जो है 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, जैसे कि भूमिका हो जाता है, विषय वस्तु हो जाता है और उपसंहार हो जाता है। लेकिन ये तो आपके निबंध लेखन के अंग है। जब निबंधों के अंगों की बात करते हैं तो निबंध में आपको जो है 4 गो प्रमुख अंग दिखेगा। जैसे शीर्षक हो जाता है, जिसको हम लोग एक विषय कह सकते हैं, भूमिका यानी कि जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, विषय वस्तु यानी कि जहां पर विषयों का विस्तार किया जाता है, और अंत में बच्चे जो है उपसंहार लिखते हैं, जिसे हम लोग निष्कर्ष भी कहते हैं, फाइनल रिजल्ट भी कहते हैं। समझ गए ना? तो ये 4 प्रमुख अंग है। आइए इन 4 प्रमुख अंगों को समझते हैं कि आखिर कौन से अंग में प्यारे बच्चे हमें किस चीजों को बताना होता है। जैसे सपोज कीजिए हम पहले पर चर्चा करते हैं जो कि आपका शीर्षक है। अब शीर्षक के बारे में समझो। देखो शीर्षक जो होता है यह किसी भी लेखन का एक प्रमुख अंग नहीं माना जाता है। कहोगे क्यों? तो आप देखते होंगे कि जब भी पेपर में निबंध लिखने के लिए पूछा गया होगा तो वहां पर जो है प्यारे बच्चे आपको वो टॉपिक दे दिया रहता है कि किस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। समझ गए ना? इसीलिए निबंध लेखन का कोई ये प्रमुख अंग नहीं माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गद्यांश का आंसर राइटिंग किया होगा, तो गद्यांश के आंसर राइटिंग में आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कि आपको एक क्वेश्चन वहां पर पूछ दिया जाता था कि उपयुक्त गद्यांश का जो है उचित शीर्षक दीजिए। तो इस क्रम में जो है क्या होता है, तो हम लोग बाद में जाकर उसका क्या करते हैं, तो शीर्षक का निर्धारण करते हैं। तो यहां पर दोनों चीजें आ जाती है। दोनों चीजें क्या आ जाता है? तो आप कहोगे सर निबंध लेखन में क्या होता है, तो शीर्षक जो है एक महत्वपूर्ण अंग नहीं माना जाता है, बल्कि जब कोई भी विधा या निबंध लिखते हैं तो वहां पर शीर्षक का होना काफी जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हमको शीर्षक नहीं पता रहेगा तब तक हम किस चीज पर लिखेंगे भैया? निश्चित नहीं है कि हमें किस चीज पर लिखना है। तो वहां पर शीर्षक की अहमियता जो है ये बढ़ जाती है, जिसका प्रत्येक विधा में आप देखोगे कि एक अलग स्थान होता है। यह पूर्व और बाद दोनों जगह निर्धारित होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपका जो निबंध है इसमें आप देखोगे शीर्षक या तो पहले दिया जा सकता है, और वही गद्यांश लेखन है बच्चे तो वहां पर क्या किया जाता है, तो शीर्षक आपको बाद में पूछ लिया जाता है। तो ये फैक्टर्स हो जाते हैं आपके शीर्षक को लेकर के। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो इसका जो दूसरा पार्ट हो जाता है वो है आपका भूमिका। भूमिका जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। समझ गए ना? और प्रस्तावना के अंतर्गत क्या होता है, तो हम प्रस्तावना में प्यारे बच्चे परिचय करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तावना में आप कहोगे गुरुजी परिचय करते हैं हम लोग। इस तौर पर जैसे कि मान लीजिए इंट्रोडक्शन करना। सपोज अगर हमें किसी कवि के बारे में लिखना है तो हम उस कवि के बारे में जो परिचय करते हैं तो वह परिचय आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो भूमिका में देखने को मिलेगा। तो आप जब भी निबंध लेखन करेंगे तो भूमिका में परिचय देंगे। ठीक है। इसके बाद जो अगला भाग हो जाता है बच्चे आपका कौन सा हो जाता है, विषय वस्तु या फिर कहे तो विषय विस्तार, जहां पर आपको कई सारे भाग देखने को मिलेंगे। हम विषय विस्तार को जो है बच्चे ये 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आरंभिक भाग होता है, माध्यमिक भाग होता है और फिर जो है आपका अंतिम भाग होता है, जहां पर विशेष रूप से हमें उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है, जिस पर हमें लेख लिखना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, जिसके बारे में आपको वहां पर डिटेल्स में बतानी होती है। ये 3 भाग इसके हो जाते हैं। और अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष यानी कि उपसंहार भी आप इसे कह सकते हो, जो कि एक निबंध लेखन का अंतिम भाग माना जाता है।
और ऊपर में आपने जितनी भी चीजें लिखा है उन सभी चीजों का एक सार संग्रह जो है आपको कहां व्यक्त करना होता है, बिल्कुल एक सटीक तरीके से निष्कर्ष में व्यक्त करना होता है। तो ये आपके प्रमुख 4 अंग हो जाते हैं निबंध लेखन के। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो है निबंध लेखन का जो प्रमुख अंग है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहता है कि कार्यालयीय पत्राचार के प्रकारों के बारे में बताइए। कार्यालय के अंतर्गत जो पत्राचार होती है उसके कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में बताना है आपको। और देखो इसके जगह एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्यालय शब्द ना प्रयोग करके आपको प्रशासनिक पत्राचार पूछा जा सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। प्रशासनिक पत्राचार पूछे या फिर कार्यालयीय पत्राचार पूछे, दोनों एक ही है। और जो मैं यहाँ पर आंसर आपको बताने वाला हूं, आपको पेपर में वही आंसर लिखना है, चाहे वह कार्यालयीय पत्राचार पूछा जाए या प्रशासनिक पत्राचार पूछा जाए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कार्यालयीय पत्राचार या फिर प्रशासनिक पत्राचार के कौन कौन से अंग होते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे अंग हैं, अनेकों प्रकार के जो है कार्यालय के अंतर्गत पत्राचार देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले जो है आपको कार्यालय आदेश देखने को मिलेगा। कार्यालय आदेश क्या होता है? जिस पत्र के द्वारा जो है अधीनस्थ कार्यालय या फिर कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं उन सभी कर्मचारी को क्या किया जाता है बच्चे, आदेश दिया जाता है। समझ गए ना, कोई बातों या फिर कहे तो किसी काम को करने के लिए जो है आदेश दिया जाता है, तो उसको हम लोग कार्यालय आदेश के नाम से जानते हैं। समझ गए। इसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो है आपका परिपत्र। अब ये परिपत्र क्या होता है? तो देखो परिपत्र की जब हम बात करते हैं तो किसी भी मुख्य कार्यालय के द्वारा जो है उस संबंधित अधीनस्थ कार्यालय को कोई भी सूचना जो है एक रूपता के साथ प्रसारित किया जाता है, तो वही जो है आपका परिपत्र कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार्यालय है, कोई ऑफिस है, इस ऑफिस में जो है काफी सारे जो है कर्मचारी काम करते हैं, समझ गए ना। लेकिन इस ऑफिस का कोई ना कोई एक मेन कर्मचारी होता है, समझ गए ना। तो इस मेन कर्मचारी के द्वारा जो है बाकी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाता है बच्चे, तो सूचनाएं दी जाती है, एक समान रूप से सूचनाएं दी जाती है, तो उसको हम लोग परिपत्र कहते हैं बच्चे, समझ गए। इसके बाद देखना अगला नंबर जो आ जाता है आपका अधिसूचना। अधिसूचना जिसको हम लोग नोटिफिकेशन कहते हैं, समझ गए ना। यह जनहित में जो है जन साधारण की सूचना के लिए सरकारी गैजेट में प्रकाशित होने वाला एक सूचना होता है, जिसको हम लोग अधिसूचना के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज के अंतर्गत पढ़ते हो, तो कॉलेज जो है आपके लिए क्या जारी करता है, अधिसूचना जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, जो कि एक जन साधारण सूचनाएं होती है जो सभी लोगों के लिए सर्वमान्य होता है, समझे कि नहीं। जो भी उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बच्चे आते हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए वो नोटिफिकेशन होता है, समझे। या फिर मान लीजिए कोई कॉलेज आता है उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, कॉलेज के रिगार्डिंग जो कोई सूचनाएं हैं तो वह उस अधिसूचना में व्यक्त किया जाता है, समझे। इसके बाद देखोगे आप जो अगला भाग हो जाता है इसका वो हो जाता है ज्ञापन। ज्ञापन क्या होता है? तो जब कोई भी विभाग जो है अपने अधीनस्थ कार्यालय या फिर प्रभागों, अनुभागों, इन सभी को पत्र लिखता है तो वह ज्ञापन कहलाता है। सपोज कीजिए जैसे कि मान लो कोई भी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सभी कर्मचारियों को या फिर उसके अंतर्गत काम करने वाले जो भी अनुभाग हो, प्रभाग हो, उन सभी के लिए जो पत्र लिखा जाता है बच्चे, वह पत्र क्या कहलाता है? आपका ज्ञापन कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर जो भाग हो जाता है वो आपका कार्यालय ज्ञापन हो जाता है। अभी तो आपका ज्ञापन था और ये आपका कार्यालय ज्ञापन है। देखो कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? जब विभिन्न मंत्रालय या फिर कार्यालय या फिर कहे तो अनुभाग या फिर अधीनस्थ कर्मचारी परस्पर पत्र व्यवहार करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार पत्र का व्यवहार करते हैं, तो वैसे स्थिति में वह जो है कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। किसी भी मंत्रालय में हो सकता है, किसी भी कार्यालय में यह हो सकता है, कोई भी जो है कार्यालय के अंतर्गत कोई भी एक अनुभाग, ठीक है, उस अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा जो क्या किया जाता है, परस्पर रूप से जो है जिस पत्र का व्यवहार किया जाता है वह आपका कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। इसके बाद देखेंगे जो है आपका अनुस्मारक है। अनुस्मारक क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई पत्र हमने प्रेषित किया था, ठीक है, कोई पत्र हमने दिया था। सपोज करो कि आप यूनिवर्सिटी में जो है अपने किसी भी रिजल्ट सुधार के लिए या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसी समस्या है जिसके सुधार के लिए आपने एक पहले से आवेदन दे रखा है, लेकिन क्या होता है उस आवेदन की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर से हम लोग बाद में जो उसको स्मरण कराने के लिए आवेदन देते हैं वही जो है आपका क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। समझ गए। अब यहाँ पर कार्यालय पत्राचार की बात हो रही है, तो यह बात कहां होगी? किसी कार्यालय में होगा, समझ गए। इसके बाद आपका आ जाता है अर्ध सरकारी पत्र। अब अर्ध सरकारी पत्र जो होता है
जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को किसी विशेष संदर्भ में व्यक्तिगत ध्यान देने का आग्रह करता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो है बोलता है कि भाई एक पत्र के माध्यम से कि हमारे ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, तो वैसी स्थिति का जो पत्र होता है बच्चे, उसे हम लोग अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है या किसी सरकार के द्वारा या फिर मान लीजिए किसी मुख्य कर्मचारियों के द्वारा जो है इसका प्रेषण देखने को नहीं मिलता है। कोई भी एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को अपनी सहायता के लिए पत्र लिख सकता है, समझ गए ना। तो ये आपका अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। आगे देखेंगे, अगला नंबर हो जाता है आपका प्रेस विज्ञप्ति। अब ये प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी काम है, समझ गए, कोई भी सरकारी काम जिसमें कोई भी प्रस्ताव को पारित करना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो इसके संबंध में क्या होता है बच्चे, तो एक सूचनाएं प्रकाशित की जाती है जो कि एक राजपत्रित सूचनाएं होती है। और इस सूचनाओं के प्रकाशन को क्या किया जाता है, तो जब समाचार पत्रों में निर्धारित किया जाता है जिससे वह सभी लोगों के लिए एक सामान्य तौर पर पढ़ने के योग्य बन सकेगी, तो उसी को जो है बच्चे हम लोग प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। जैसे नहीं देखते हो कि राजनीति वगैरह होता है तो उसमें जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, क्या होता है बच्चे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है एक सामान्य लोगों तक क्या किया जाता है, तो अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोग टेलीविजन के माध्यम से कह सकते हैं या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से कह सकते हैं। अगर किसी भी कार्यालय का बात हमारे लोगों तक आता है तो वही जो है प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। इसके बाद अगला जो है आपका संकल्प। संकल्प जो है बच्चे ये क्या होता है, तो संकल्प राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं बच्चे। कहां पर प्रकाशित किए जाते हैं, एक राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। कार्यालय पत्र के इस रूप का जो प्रयोग है यह नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार के द्वारा जो है यह प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो है निश्चयों की सार्वजनिक घोषणाएं जो है यह शामिल होता है। साथ में आप देखोगे एक और भाग हो जाता है आपके कार्यालय पत्राचार का, जो कि पृष्ठांकन है। पृष्ठांकन क्या होता है, तो जब किसी पत्र को जो है अधीनस्थ उच्च अधिकारियों को सूचना देने के लिए या फिर उस पर अपेक्षित कोई कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है पत्र, तो वही जो है आपका क्या कहलाता है, पृष्ठांकन कहलाता है, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग बच्चे जो है कार्यालय पत्राचार के सभी भागों का याद रखोगे नाम, समझ गए, और उसके कौन कौन से कार्य है, वह जो पत्राचार है वह किसके लिए किया जाता है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग टाइप में भी काम आ सकता है। कैसे काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका प्रयोग आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए कैसे कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस जो कि आखिरी प्यारे बच्चे जो है आपका क्या रहने वाला है, आज के इस क्लास का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है, फिर हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो क्वेश्चंस कहता है सदाचार ताबीज, ठीक है, सदाचार का जो ताबीज आपका निबंध है, इस निबंध का आपको सारांश लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता दो हमको कि सदाचार का ताबीज नाम का जो निबंध है यह लिखा किसके द्वारा गया है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चे। तो हम लोग जानते हैं अब सदाचार के ताबीज निबंध का सारांश क्या है। आखिर इस निबंध के माध्यम से जो आपके हरिशंकर परसाई जी हैं यह क्या बताना चाह रहे हैं, समझ गए ना। देखो हरिशंकर परसाई जी ने जो है यह हिंदी साहित्य में व्यंग्यात्मक तथ्यों को जो है एक विधा के रूप में प्रकाशित किया है। मतलब यहां पर जैसे आपका कविता होता है, कहानी होता है, इस प्रकार से जो है व्यंग्यों को भी क्या किया है, तो हिंदी साहित्य में शामिल करने की कोशिश हरिशंकर परसाई जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने व्यंग को हल्के फुल्के मनोरंजन की परिधि से बाहर निकाल करके समाज और देश की ज्वलंत समस्याओं को जोड़ने का जो है काम किया। मतलब यह है कि देखिए हंसी मजाक का जो भी कोई बात होता है तो हम लोग उसे बस एक छोटे से दायरे में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप हंसी मजाक किसके साथ कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। क्या अपने पापा के साथ कर सकते हो हंसी मजाक? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। अपने चाचा के साथ कर सकते हो, दादाजी के साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते। या अपने छोटे भाई बहनों के साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते। कुछ उस लेवल का मजाकिया अंदाज वहां पर आपका नहीं हो सकता है जो मजाकिया अंदाज आपके अपने दोस्तों के साथ होता है, समझ गया ना। तो आपके जो है इस हास्य व्यंग चीजों का एक दायरा होता है। लेकिन आपके हरिशंकर परसाई जी जो है इन्होंने क्या किया, तो मजाकिये दायरे को क्या किया, तो समाज के अंदर लेके आया, देश के अंदर लेके आया, और साथ में जो समाज की समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ करके उन सभी समस्याओं का निपटारा हासिल करने की कोशिश की। जैसे कि देखो ये एक आपकी निबंध रचनाएं हैं सदाचार का ताबीज। अब सदाचार का ताबीज जो निबंध रचनाएं हैं इसको हम लोग एक व्यंग्यात्मक निबंध के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या किया गया, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है व्यंग किया गया है। अब कैसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यंग करते हैं आइए हम इसके बारे में जानते हैं।
जैसे कि देखो इसमें क्या किया गया था, तो एक राज्य होता है जहां पर एक राजा होता है, ठीक है। उसके साम्राज्य में क्या होता है, तो भ्रष्टाचार फैल जाता है। भ्रष्टाचार कहने का मतलब घुसखोरी फैल जाता है। अब घुसखोरी फैल जाने के कारण जो है काफी जगह जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जो आम जनताएं होती है। अब स्वाभाविक सी बात है, जहां जिस राज्य में जिस देश के अंदर एक घुसखोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, भ्रष्टाचार का जो है बीजारोपण हो जाएगा, उस जगह पर जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको तो काफी सारी समस्याएं होगी। लेकिन देखो एक राज्य में ये समस्या तो उत्पन्न हो जाती है, परंतु उस राज्य का जो राजा होता है उसके राजा को ये बात पता नहीं होता है कि उसके साम्राज्य में जो है घुसखोरी जैसी भ्रष्टाचार जो है अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। ये बात जो है उसको पहरेदार से पता चलता है। जब पहरेदार से पता चलता है तो इसके लिए जो है वह राजा क्या करते हैं, तो निदान सोचना शुरू कर देते हैं। और निदान सोचने के क्रम में जो है वह एक साधु को बुलाते हैं। साधु को बुला करके ताबीज बनवाते हैं। ताबीज बनवा करके जो है जितने भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे उन सभी कर्मचारियों को वो ताबीज पहना देते हैं। समझ गए ना। ताबीज पहनाने के पीछे का भी एक उद्देश्य होता है कि जो भी व्यक्ति इस ताबीज को पहनेगा वह घुसखोरी नहीं करेगा। समझ गए ना। उसमें ऐसा कुछ रहता है, क्योंकि ताबीज जो होता है यह मंत्रों से बना हुआ एक आभूषण कह सकते हो आप इसको। समझ गए ना। तो इस तरीके जैसे मान लीजिए गांव घर में होता है ना जादू टोना, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ ज्यादा समस्याएं भूत बैताल वाली कुछ ऐसी चीजें होती है, तो लोग उसको क्या करते हैं, भक्ता उक्ता के पास ले जाकर के जो है उसको जंतर उंतर दिलवा देते हैं, होता है कि नहीं। तो वही उसी प्रकार का ताबीज होता है। तो ताबीज जो है क्या किया गया, कर्मचारियों के गले में बंधवा दिया गया। अब ताबीज पहनने वाले व्यक्ति जो है, जो भी कर्मचारी थे, उन्होंने घूस लेना बंद कर दिया। तो लोगों के अंदर एक तरीके से जो है ये विश्वास हो गया कि नहीं, वास्तविकता है कि भाई ताबीज पहनने से जो है हमारे राज्य के अंतर्गत भ्रष्टाचार जो है खत्म हो गया। लेकिन ये जो क्रम था पहले दिन से शुरुआत होता है और महीने के आखिरी दिन तक चलता है। जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, तो शुरुआती समय से जो है घुसखोरी नहीं करते हैं, मतलब कोई घूस लेते नहीं है। राजा इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो 2 दिन जो है अपने विभिन्न विभिन्न कार्यालयों में पहुंचते हैं। पहला दिन जब वो पहुंचते हैं बच्चे, तो वह घूस देने की कोशिश करते हैं एक सामान्य भेष में। वो भी एक सामान्य मानव की तरह जो है कर्मचारी के पास पहुंच जाता है, वो भी घूस देने की कोशिश करता है। तो वहां पर जो है कर्मचारियों के द्वारा घूस लेने से मना कर दिया जाता है। लेकिन फिर यही चीजें जो है कुछ दिनों के बाद, जो कि महीने की आखिरी दिन, ठीक है, 30वें दिन जो है राजा फिर से जाता है उसी कर्मचारी के पास और उसको घूस देता है। ठीक है, घूस देता है तो उस समय जो है क्या करता है, कर्मचारी ले लेता है। समझ गए। तो पहले तो विश्वास हो गया था राजा को कि भैया हमारे साम्राज्य से जो है घुसखोरी खत्म हो गया इस ताबीज के कारण। लेकिन 30वें दिन जो है वह फिर से कर्मचारी क्या करता है, घूस ले लेता है। अब ऐसा करते हुए देखने से क्या होता है, राजा जो है कर्मचारी से पूछता है कि भैया एक दिन मैंने आपको घूस दिया तो उस दिन आपने नहीं लिया था, आज आपने क्यों ले लिया। तो कर्मचारी कहता है देखिए आज आखिरी दिन है, आज मेरा आत्मा गवाही दे रहा है कि भाई मैं इसको ले लूं, तो इसलिए मैंने ले लिया। उस दिन मेरा आत्मा गवाही नहीं दे रहा था कि मैं इसको लूं, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो इस तरीके से जो है कुछ व्यंग्यात्मक तथ्यों को दर्शाया गया है। हालांकि मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, वहां से आप इसके पूरे एक कहानी वाली वीडियो को आप देख सकते हो। समझ गए ना। यहां पर तो हमें सारांश लिखनी है, मैंने वैसे भी डिटेल्स में सारी कहानी आपको कह ही दिया है। तो आप लोगों ने यहां पर क्या देखा, यहां पर देखा कि एक व्यंग्यात्मक तरीके से जो है क्या किया गया, तो राजाओं के द्वारा साम्राज्य के अंतर्गत भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की गई थी। समझ गए। और यह लिखा किसके द्वारा गया भाई, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। हरिशंकर परसाई जी ने काफी व्यंग्यात्मक तरीके से जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही है। और वैसे भी मान लीजिए किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो है भ्रष्टाचार फैल जाए तो वहां की स्थिति जर्जर हो जाती है। आपको अगर देश को समृद्ध बनाना है, राज्य को समृद्ध बनाना है, तो आपको रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब क्या करना होगा बच्चे, खत्म करना होगा। और इसको खत्म करने के लिए जरूरत है कि जो भी कर्मचारी को आप काम पर लगाते हैं उस कर्मचारी को प्यारे बच्चे क्या करें, तो आप उसको जो है एक उचित मजदूरी प्रदान करें। अगर आप एक उचित मजदूरी प्रदान कर सकते हो तो फिर यह घुसखोरी खत्म हो जाएगी। आज मान लीजिए हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा घुसखोरी क्यों होती है, घुसखोरी करने वाला सबसे बड़ा नेता है कि नहीं। नेता से बड़ा घुसखोर जो है इस दुनिया में अभी हमारे भारत में कोई नहीं है। जैसे कि बात करें, आप देखते होंगे नेता घुसखोरी करे क्यों ना भाई, उसको भी आप गुनहगार नहीं कह सकते हो। सपोज कीजिए हम एक ग्रामीण स्तरीय मुखिया की बात कर लेते हैं। अब मान लो मुखिया का वेतन कितना है भाई, मुखिया का वेतन अभी जो है कुछ दिन पहले 1500 रुपया था, हाल ही में इसे बढ़ा करके 2100 रुपया कर दिया गया है। अब बताओ एक महीना में उसको 2100 रुपया मिलता है,
तो वो घूसखोरी करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित करेगा। काहे नहीं करेगा? इससे 2100 रुपया से बताओ तो ये 4 दिन का खर्चा नहीं है। एक मुखिया का ये 2 दिन का भी खर्चा नहीं हो सकता। उसके पास काफी सारे लोग आते जाते हैं। मान लीजिए अगर डेली 50 लोगों को चाय भी पिलाता है तो भी ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस आधार पर जो है आप देख सकते हो कि जब उसको एक उचित मजदूरी दिया जाए उसके काम के लिए, तो क्या वो घुसखोरी करेगा? नहीं करेगा। यहां पर वही चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो जब किसी भी साम्राज्य से आपको घुसखोरी खत्म करना है तो जो भी कर्मचारी को आप काम करवाते हैं प्यारे बच्चे, उसको संतोषजनक आप वेतन दीजिए ताकि वह अपने वेतन से संतुष्ट हो सके और घुसखोरी जैसी समस्याएं जो है फिर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हरिशंकर परसाई जी ने मानवता के बातों को दर्शाते हुए इस निबंध रचना को व्यक्त किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को प्यारे बच्चे जो है आपके सदाचार का जो ताबीज निबंध रचना है इसका सारांश अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर जो है हरिशंकर परसाई जी ने इस रचना को किस उद्देश्य से लिखा है। तो चलिए एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों को ये सभी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्यिक परिचय। अब बात करें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की तो यह आपके प्यारे बच्चे एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा इनका साहित्यिक परिचय। चलिए हम लोग इसके साहित्यिक परिचय को समझते हैं। तो सबसे पहले जब साहित्यिक परिचय इसका लिखेंगे तो थोड़ा सा जो है आपको क्या करना है, इनका एक व्यक्तिगत परिचय देना है। जैसे इसका नाम क्या हो जाता है तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाता है। इनका जो जन्म होता है 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु जो है यह 1968 ईस्वी में होता है मुजफ्फरपुर में ही। तो ये एक छोटा सा इनका व्यक्तिगत परिचय था। इनका नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ, मृत्यु कब और कहां हुआ। चलिए इसके साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक परिचय की अगर बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जो है यह एक महान साहित्यकार थे। साथ में यह पत्रकार भी थे। काफी सारे पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब भारत की स्वतंत्रता क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इस तरीके से यह एक छोटा सा परिचय जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में है। आगे अगर इनके साहित्यिक रचनाओं की बात करें या साहित्यिक परिचय की बात करें तो यह हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं और इसे एक विपुल लेखक के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसके रचनाओं पर चर्चा करें तो इन्होंने काफी सारे जो है अलग अलग प्रकार की रचनाएं की है। जैसे कि इन्होंने निबंध रचनाएं किया। ठीक है। इसके बाद जो है रेखा चित्र इन्होंने लिखा, संस्मरण को लिखा, रिपोर्टाज को लिखा, फिर काफी सारे नाटक रचनाएं की, उपन्यास भी लिखे थे, कहानी भी लिखे थे और बाल साहित्य जैसी रचनाएं भी इन्होंने अपने जीवन काल में किया। इनकी जो रचना थी प्यारे बच्चे इसमें जो है काफी सरल और व्यवहारिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था जिससे लोगों को इनकी रचनाएं अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अपनी रचनाओं में ये जब भी भाषा का प्रयोग करते थे तो खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करते थे और खड़ी बोली भाषा जो है जिसे काफी सरल तरीके से इनके द्वारा जो है हिंदी रचनाओं में प्रयोग किया जाता था। साथ में इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया था उस निबंध में प्रसाद शैली का प्रयोग होता था। प्रसाद एक भाषागत शैली है और उस भाषागत शैली का प्रयोग जो है यह अपने निबंध रचना के लिए किया करते थे। और इनकी जो नाटक थी इसमें इन्होंने जो है रोमांटिकवाद और आदर्शवाद इसका जो है भरपूर समाहन किया है। कहने का मतलब जब भी ये नाटक लिखते थे तो उसमें जो है रोमांटिक बातों को काफी ज्यादा वर्णित करते थे और नाटक के जरिए जो है यह आदर्शवादी भावनाओं को भी व्यक्त करते थे जिससे लोग जो है जब उसको देखे या मान लीजिए उसको पढ़े तो वह मोटिवेट हो सके अपने आप में। समझ गए ना। तो इस तरीके से इनकी नाटक रचना हुआ करती थी। एक बार जब स्वतंत्रता क्रांति के दौरान क्या होता है इनको जेल भेज दिया जाता है तो यह जेल में एक रचना करते हैं जिसका नाम होता है अम्बलपाई। ठीक है। क्या कहते हैं तो अम्बपलाई नाम की एक रचना करते हैं जो कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए ये रचना लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इनके साहित्यिक परिचय के बारे में लिखना है। इसके अतिरिक्त भी इनकी आपको कई सारी ऐसी रचनाएं देखने को मिल जाएगी जो कि प्रमुख रूप से हम बात करें तो जैसे कि माटी की मूरत, मील का पत्थर, गेहूं और गुलाब, विद्यापति पदावली, कर्मवीर, तरुण भारती, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। समझ गए ना। तो आपको ये सारी प्रमुख रचनाएं याद रखना है जो कि किसकी है तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए माटी की मूरत रचना किसकी है पूछ दे, आप क्या कहोगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया। तो इस तरीके से पेपर में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में जब पूछेगा तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अब कि आप आराम से जो है इसका साहित्यिक परिचय कर सकते हो।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, सघोष और अघोष ध्वनि में अंतर पूछा जा रहा है आपसे। तो ये बात तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराया था वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाई दिया है कि सघोष और अघोष ध्वनि में क्या अंतर है। बस यहां पर आपको जो है डिफिनीशन के जरिए समझना है। चलिए इसको समझते हैं। तो अगर सघोष ध्वनि या फिर घोष ध्वनि की बात करें तो यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जिसके उच्चारण में जो है स्वर तंत्रिका क्या होता है, कंपित होता है। मतलब जहां पर जब भी कोई वर्ण आप बोलिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि हम उसे जो है रगरन के साथ बोल रहे हैं, घोष कर बोल रहे हैं। होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कहो गा, गा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में क्या हो रहा है, तो आपकी स्वर तंत्रिकाएं जो है ये घर्षण कर रही है। घा कहते हैं तो घर्षण होता है, अंगा कहते हैं तो घर्षण होता है। तो इस तरीके से याद रखोगे जो भी आपकी स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं, जैसे कख गग से लेकर के पफ ब तक, ठीक है, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो है तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवें नंबर पर जो भी वर्ण आएगा ये सब क्या हो जाएगा, तो सघोष ध्वनि हो जाएगा। फिर अंतःहस्त व्यंजन ध्वनि की बात करें तो आपका यर लव होता है, ये सब किसमें आ जाता है, सघोष ध्वनि में आ जाता है। और उष्ण व्यंजन ध्वनि जो होता है जिसमें आपका एगो ह जो है ये कहां पर आ जाता है, ये भी आपके सघोष ध्वनि में आता है। फिर चलिए बात करते हैं हम लोग अघोष ध्वनि की। तो ठीक उसका उल्टा होगा, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका जो है ये कंपित नहीं होता है। सघोष में कंपित हो रहा था, अघोष में कंपित नहीं होता है। अब यहां पर जैसे देखिए स्पर्श व्यंजन ध्वनि जो कख गग से लेकर के पफ ब तक है, इसमें जो पहला नंबर और दूसरा नंबर पर वर्ण आता है बच्चे, जैसे कख गग में क ख, च छ में च छ, ठ ठ में ट ठ, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अंतःहस्त व्यंजन ध्वनि की बात करें तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और एक आपका और ह होता है, लेकिन ह कहां पर चला गया बच्चे, तो ये आपके जो है सघोष ध्वनि में चला जाता है। बस आपका जो है यहाँ पर तीन गो रह जाता है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व। ये कौन सा में आ जाएगा, अघोष ध्वनि में। तो इस तरीके से जब पेपर में सघोष ध्वनि और अघोष ध्वनि में अंतर आपसे पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की ध्वनि और उसके प्रकार के बारे में बताइए। तो हिंदी भाषा के ध्वनि पर चर्चा करें तो भाई ध्वनि क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये जानना है। तो जब ध्वनि की बात करेंगे बच्चे तो ध्वनि एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके सहायता से जो है हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। यही ना, जैसे मान लो हमें कुछ बोलना है तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम हो जाता है। हालांकि अगर हिंदी भाषा के ध्वनियों की बात करेंगे तो मूल रूप से यहाँ पर जो है 52 ध्वनि मानी जाती है, लेकिन टोटल ध्वनियां जो है ये 59 ध्वनि है। हिंदी भाषा में कितनी ध्वनि स्वीकार की गई है, तो 59 ध्वनियों को स्वीकार किया गया है। लेकिन मूल रूप से आप देखोगे तो केवल और केवल आपको 52 ध्वनियां देखने को मिलती है। इन सभी ध्वनियों के आधार पर जो है हमारी हिंदी भाषा जो है यह काफी समृद्ध मानी जाती है। अगर इसके प्रकार की बात करते हैं तो इसे मूल रूप से 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। जैसे कि आपका स्वर ध्वनि हो जाता है। स्वर ध्वनि किसको कहते हैं, स्व से स्वर और स्व से स्वतंत्र। वैसी ध्वनि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसको हम लोग स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से बोला जाता है। इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, समझ गए ना। तो ऐसे वर्ण को आप स्वर ध्वनि कह लेंगे, स्वर वर्ण कह लेंगे। साथ में देखिए बच्चे, यहां पर व्यंजन ध्वनि की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का वैसा वर्ण होता है या वैसी ध्वनि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें स्वर ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। जैसे देखिए कवर्ग, कवर्ग की बात करें, जैसे क लिखते हैं बच्चे तो क जो ध्वनि है इसको हम लोग क हलंत अ की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो यहां पर आपका स्वर ध्वनि आ गया। जैसे मान लीजिए च लिखते हो तो च कैसे लिखा जाता है, च हलंत अ लिखा जाता है। इसका मतलब यहां पर देखिए तो आपका अ जो आ जाता है स्वर ध्वनि आ जाता है। तो इस आधार पर आप कहेंगे जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं आपकी उसको हम लोग स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त करते हैं। फिर चलो आगे हम अयोगवाह ध्वनि की बात करते हैं। तो यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जिसे ना तो हम स्वर ही कह सकते हैं और ना ही इसे व्यंजन ही कह सकते हैं, समझ गए ना। न तो ये पूरा पूरा स्वर होता है, ना पूरा पूरा व्यंजन होता है। ऐसी ध्वनि को हम लोग अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। जैसे आपका अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार, जैसे मान लीजिए आप अंग लिखते हो, है ना। अनुनासिक की बात करेंगे बच्चे, फिर या विसर्ग की बात करेंगे अह, है ना। तो इस टाइप के जो वर्ण होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, अयोगवाह वर्ण कहलाएंगे या फिर अयोगवाह ध्वनि कहलाएगी, समझ गए। तो पेपर में जब आपसे हिंदी भाषा की ध्वनि और उसके प्रकार के बारे में पूछा जाएगा तो बताइए आप लोग कमेंट करके क्या लिख लीजिएगा या नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना या विज्ञप्ति क्या है, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो अधिसूचना या विज्ञप्ति की बात करेंगे तो यह दोनों एक ही होता है। विज्ञप्ति को ही अधिसूचना कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग नोटिफिकेशन कहते हैं। यह भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है अधिसूचना का जो है अनुवाद क्या होगा, तो आप कहोगे सर अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन। समझ गए? चलिए आखिर ये होता क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, किसी सरकार की ओर से जन साधारण तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या फिर उसके स्थानांतरण, इन सभी तरह के कार्यों के लिए जो सूचना प्रसारित की जाती है वही आपका एक अधिसूचना कहलाता है, नोटिफिकेशन कहलाता है। जैसे मान लो आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो उस यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं, तो आपके जैसे परीक्षा नियंत्रक हो जाते हैं, एग्जाम कंट्रोलर, उसके द्वारा जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, अधिसूचना जारी किया जाता है, जिसके जरिए आपके विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है, महाविद्यालय के बारे में बताया जाता है। उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होता है, किसी भी सरकारी कार्यालयों की बात कर ले या फिर एक जन साधारण व्यक्तियों की बात कर ले, उसके द्वारा जो है राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति या फिर उसके स्थानांतरण, इन सभी के लिए जो है बच्चे जो सूचना जारी की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिसूचना कहते हैं। यह राजपत्र जो है यह राजपत्र में भी प्रकाशित होता है, यानी कि गैजेट में भी इसका प्रकाशन आपको देखने को मिलता है। समझ गए ना? साथ में देखिए तो विज्ञप्ति के द्वारा जो है अध्यादेश, अधिनियम, स्वीकृति विधेयक या फिर संकटकालीन घोषणाएं, ये सारी घोषणाएं आपको अधिसूचना के जरिए मिलता है। जैसे कोई भी सूचना, कोई भी अध्यादेश हो, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी के बारे में ही अभी मैंने आपको बताया है, तो वह क्या करता है, एक अध्यादेश जारी करता है, एक आदेश देता है कि एग्जामिनेशन इतना समय से होने वाला है, फॉर्म आपका इतने डेट से भरा जाएगा, एक आदेश जारी करता है। या फिर मान लीजिए कोई अधिनियम की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज लागू करना है, नई चीजें, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ग्रेजुएशन का समय बदल दिया गया है ना, तो वो एक एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया प्यारे बच्चे। तो ये अधिनियम या फिर कोई भी विधेयक पारित करना हो, कोई भी संकटकालीन स्थिति की घोषणाएं करना हो, तो ये सब जो है घोषणा किसके जरिए होता है, तो आप कहोगे सर अधिसूचना के जरिए होता है या फिर विज्ञप्ति के जरिए होता है। समझ गए? इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट नियमों या फिर आदेशों की घोषणा भी जो है अधिसूचना के द्वारा ही होता है। सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण की सूचना भी इसी के द्वारा प्रसारित की जाती है। अगर विज्ञप्ति या अधिसूचना बहुत महत्वपूर्ण हो तो उसे जो है असाधारण राजपत्र प्रकाशित करता है, मतलब क्या कहते हैं, तो असाधारण गैजेट के द्वारा जो है इसका प्रकाशन होता है। जब भी कोई अधिसूचना जो है क्या हो, तो एक काफी महत्वपूर्ण माना जाए उस स्थिति में। इसके बाद विज्ञप्ति या अधिसूचना जो है यह राजपत्र के किस भाग में प्रकाशित होगी, इसका निर्देशन भी जो है यह कौन करता है, तो आपका विज्ञप्ति करता है, प्रेस के द्वारा दिया जाता है। फिर विज्ञप्ति के द्वारा या फिर अधिसूचना के तहत जो है वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य जो है यह माना जाता है। विज्ञप्ति क्या होता है बच्चे, तो किसी भी वैधानिक दृष्टिकोण से यह काफी सर्वमान्य माना जाता है, जिसमें जो भी आदेश आता है उस आदेश का निर्वहन किया जाता है। समझ गए? तो ये आपके जो है अधिसूचना से संबंधित जानकारियां थी, जो कि अधिसूचना के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने क्या क्या देखा, अधिसूचना भाई क्या होता है, तो किसी भी जन साधारण या सरकारी कार्यालयों में जारी की जाती है। इसके बाद इसका प्रकाशन जो है राजपत्र यानी कि गैजेट के द्वारा भी किया जाता है। इसमें कोई भी अध्यादेश, अधिनियम या फिर कोई भी विधेयक वगैरह जो है ये पारित की जाती है। कोई भी नियम बनाना हो, कोई भी आदेश जारी करना हो, तो ये भी आपको जो है अधिसूचना के तहत बताया जाता है। समझ गया ना? कोई भी सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सूचना हो, या फिर मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण अधिसूचना जो कि जिसको लिए जो काफी महत्वपूर्ण हो, तो उसको जो है राजपत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। समझ गया ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह वैधानिक दृष्टिकोण से जो है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अधिसूचना के बारे में भी जो जानकारी मैंने बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने जो अभी 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखा है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। अगर ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है तो आप लोगों से हमारे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो, अपने सभी दोस्तों के बीच फैला दीजिए। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां ऐसी है जिसकी एग्जामिनेशन सब स्टार्ट होने वाली है, तो हर बच्चों को फायदा मिलना चाहिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, और साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। और कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो करके वहां पर आप हमसे क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।